जब 40 मिनट्स में देते होंगे फिर तो आप सारे पैसेज आप अटेम्प्ट करते होंगे। क्या बोल रहे हो? सर जब आप देते हैं उसको एम कैट, हाँ। तो आप 40 मिनट में सारे अटेम्प्ट करते नहीं होंगे, मतलब नहीं नहीं, ये सारे नहीं करता मैं। डिलीबरेटली आई डोंट अटेम्प्ट ऑल। सर एक क्वेश्चन है। मैं एक्चुअली देखो, मेरा ये एंडेवर होता है, unless the all the RCs are very easy, I don't attempt all. I attempt 3 RCs and 8 VA questions. And if at all let's say ये नहीं ढंग के मिल रहे हैं कुछ है तो फिर 4 RC हो जाती है। बट मेरा जो एंडेवर होता है वो 3 RC और 4 VA क्वेश्चन, 8 VA क्वेश्चन का होता है ना। उस हिसाब से मेरी स्ट्रेटजी होती है। तो ठीक है, समबडी देखो ज्यादा भी अटेम्प्ट करना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि Yes, sir. अटेम्प्ट गलत करोगे उसमें गलत हो जाएंगे, है ना। यस, सुनील हैड रेज्ड हिज हैंड एंड देन शुभांशु। यस सुनील। सर पेपर बहुत लेंदी नहीं था आरसी जो कहते हैं। नहीं, पेपर अभी लेंथी तो नहीं था यार, मैं आपको नहीं सर, दिखाऊं तो आसान थे, आसान थे। अभी देखो डिस्कस करते हैं। नहीं सर, उसने ये बात की कि आरसी जो थे वो बहुत लंबे लंबे पैसेज थे। नहीं, लेकिन देखो आरसी लंबे होने से फर्क नहीं पड़ता है। लंबा मतलब उसमें आइडिया कैसा है। सी इफ द आइडिया इज स्ट्रेट फॉरवर्ड देन द आरसी कैन बी इवन वेरी लॉन्ग, बट यू वुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। बट इफ आइडिया इज वेरी डेंस एंड कॉम्प्लेक्स देन यू माइट हैव अ चैलेंज। जैसे फर्स्ट वाला थोड़ा सा मतलब एक ही एक बात बार बार बोले जा रहा था वो फर्स्ट वाले में। तो अभी ठीक है, उसके ऊपर बात करता हूँ मैं, आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं। यस शुभांशु। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि 40 मिनट्स में अगर मैंने 2 आरसी और 8 वीए कर लिए, तो इज इट वर्थ कि मेरे को लग रहा है कि एक और आरसी कर सकता हूँ मैं, तो 10 मिनट देना, क्योंकि मैंने 10 मिनट दिए तो एक और हो गया था। नहीं नहीं, मतलब नहीं समझा मैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि 40 मिनट्स आपने बोल रखा है, 40 मिनट्स में जो हो वो कर लो। तो हाँ मैंने 2 आरसी कर लिए एंड हाँ 8 वीए कर लिए, हाँ। जिसमें मेरे 7 वीए सही थे। अब हम्म मेरा एक आरसी मेरे को लग रहा था, जो सेकंड वाला आरसी था ना, वो मैं कर लूंगा, तो मैंने उसको 10 मिनट और देके अटेम्प्ट किया। हम्म। तो इज इट वर्थ इन एक्चुअल एग्जाम की टू देखो डिवोट दैट एक्चुअल 10 मिनट्स एग्जाम टू में, इट? नहीं नहीं देखो यार, एक्चुअल एग्जाम में है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो एंडेवर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप 80% क्वेश्चन अटेम्प्ट करो विथ 80% एक्यूरेसी। ये एक थंब रूल है अगर आपको 99 प्लस लेके आने हैं। तो 80% क्वेश्चन मतलब क्या हो गया, 24। 24 के 80% मतलब कितने क्वेश्चन हो गए, रफली 19 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और 80% एक्यूरेसी मतलब कितनी हो गई इसमें, करीब करीब 15 क्वेश्चन सही हो गए, 14-15 क्वेश्चन। तो अगर आप इस तरीके का अटेम्प्ट रखते हो एग्जाम में तो आपको 99% बन जाएंगे, आपका जो करंट लेवल ऑफ पेपर आ रहा है उससे। अब अगर आप समझो 2 आरसी करते हो, है ना, तो और आप 2 8 वीए करते हो तो 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने। तो ऑब्वियसली 80% एक्यूरेसी ही बनती है, मतलब उससे ज़्यादा थोड़ा मुश्किल ही होता है ना। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आ रही है और अटेम्प्ट कम है तो इसका मतलब आप थोड़ा कंजर्वेटिवली खेल रहे हो, थोड़ा सा आपको लिबरल होना पड़ेगा। तो अगर आपने 80% किया अटेम्प्ट, मतलब इसमें अगर करेक्ट है आपका, तो इसका मतलब क्या है कि आपके करीब करीब 12-13 का 12 12 13 सही। है ना। तो उसमें फिर आप हिट करोगे 97-98 के बीच में, मैं फिर 99 क्रॉस नहीं हूँ। तो ये चीजें भी हमें देखनी है। तो हम जब प्रैक्टिस करते हैं अपनी क्लासेस में प्रैक्टिस करेंगे तो वी विल अटेम्प्ट। देखो शुरू में भले ही ना हो, शुरू में 2 आरसी और 8 वीए हो जाए तो गुड इनफ है, लेकिन ग्रेजुअली एज वी गो अलोंग देन आपको 3 आरसी करने का थोड़ा सा वो होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको Yes. फ्लेक्सिबिलिटी होती है। 2 आरसी में क्या होता है, कहीं एक गलत पकड़ ली किसी ने तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। एक आरसी अगर गलत पकड़ ली और उसमें टाइम लग गया, अगर 3 आरसी है तो 3 सिलेक्शन इज इजियर देन सिलेक्टिंग 2 आउट ऑफ 4। 3 आउट ऑफ 4 सिलेक्शन इज इजियर, दैट मीन्स यू आर रिजेक्टिंग 1। तो रिजेक्टिंग 1 इज ऑलवेज इजियर देन रिजेक्टिंग 2, राइट। तो इस तरीके से करना है। तो कोचिंग बेस्ट है या सेल्फ प्रिपरेशन? देखिए कोचिंग बेस्ट है वीआरसी में। आई वुड नेवर एडवाइज सेल्फ प्रिपरेशन, एंड आई एम नॉट सजेस्टिंग दिस बिकॉज आई एम टेकिंग कोचिंग, बिकॉज आपको मटेरियल मिलेगा ही नहीं सही प्रैक्टिस करने का। मतलब ये आप चाहे दुनिया भर जमाने में कहीं भी घूम लो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एनरोल कर लो। ये मेरे साथ में जो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने दुनिया देखी हुई है, सारे इंस्टीट्यूट अटेंड किए हुए हैं, किसी का भी कुछ हुआ नहीं है ना, क्योंकि मटेरियल है ही नहीं। तो मटेरियल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, कि जिस आप जिसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो जो कि सही लॉजिक होना चाहिए, तब जाके आपको प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर बाद में बात करेंगे हम आगे जाके। और लेट अस नाउ बिगिन दिस सर डिस्कशन। अभी क्या है कि सर अभी 3 आरसी तो नहीं हो पाती है, I mean 2 आरसी 8 कोई बीए बात में नहीं, 37 38 मिनट्स हो जाते दो, हैं। भाई अभी आप 2 करो, मैं ये बोल ही रहा हूँ 3 करो, आप 2 करो अभी। लेकिन ग्रेजुअली वी विल एम टू रीच 3, है ना, जब हम पहुंचेंगे वहां। ठीक है।
ऑलराइट, तो अब देखो ये एक ओवरऑल इसका वो निकल के आया है, ऑल इंडिया परफॉर्मेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो 5,500 ऐसे कुछ लोगों ने दिया था, ये अभी तो शुरुआत है ना, दिस इज जस्ट द थर्ड मॉक ऑफ टाइम। बाकी के लोग को भी शुरुआत एक आधी मॉक निकाले। मॉक्स का अब असली जो सीजन शुरू होता है वो बेसिकली जून ऑनवर्ड शुरू होता है ना। जून में जो फिर आपको हर वीक में जून जुलाई जुलाई में अगस्त में एक एक मॉक हर वीक में मिलती है, हर एक इनकी टाइम सीएल की आईएमएस की, तब हम वो हमारा इंटेंसिफाई होता है। तो अभी जैसे ये है 5,500 कुछ लोग देते हैं, तो इसमें तो आप देखिए कट ऑफ मार्क्स उसने निकाले 25, है ना। तो ये मतलब 85 परसेंटाइल के लिए, और ये नंबर 1 और ये 10 और ये इस तरह से बताता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर आप के 5,500 लोग हैं, है ना, तो 99 परसेंटाइल आपका कहाँ पे बनेगा, 99 परसेंटाइल आपका यहाँ पे कहीं बनेगा, है ना, बिकॉज 5500 लोगों ने दिया है, तो रफली 55 50 और 60 के बीच में यहाँ पे आपका 99 परसेंटाइल बन रहा है। तो ये आप देखेंगे उस हिसाब से थोड़ी ईजियर लेवल पे रहेगी, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि रफली 39 40 के ऊपर बन जाता है 99 परसेंटाइल कैट में। उसके बाद में अगर हम 98 परसेंटाइल की बात करें तो वो यहाँ कहीं जाके 98 परसेंटाइल बनता है ना। तो ये 99 हो गया और ये 98 है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, राइट, अगर आप 150 165 और यहाँ पे आपका 97 वगैरह भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसमें, बट ऑब्वियसली दिस डजंट रियली मैटर मच बिकॉज बहुत कम लोगों ने दिया है, तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा सीरियसली ऐसे लेना नहीं है। दिस जस्ट अ रफ इंडिकेशन, क्योंकि इसमें अगर लेवल ऑफ ईज जो था, मतलब ओवरऑल इट इंडिकेट्स दैट इट वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट और नॉट अ डिफिकल्ट काइंड ऑफ अ मॉक, एंड विच इज ऑब्वियसली विच आई विल शो यू आल्सो कि ये नहीं थी ज़्यादा मुश्किल। तो अब हम चलते हैं इसके ऊपर। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन दिस चार्ट दैट यू आर सीइंग? इसमें आपको मैं शेयर कर दूंगा ये, और भी चीज़ें मतलब बाकी भी बताए गए हैं कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आरसीज के ऊपर, है ना। तो जैसे मैं अब आपको बताऊं कि व्हाट इज माय अप्रोच, हाउ आई सिलेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द आरसीज व्हिच वांट्स टू डू। सबसे पहले हमें मेंटल ऑर्डर एक बनाना पड़ता है कि यार कौन सी आरसी पहले करनी है। तो when I started reading this, reason can kill Buridan's ass perished because hunger, because reason kept him poised midway between two equal haystacks, and an unreasoning impulse in favor of either would have saved him, as had human counterpart struck with reason through obstinacy. Everyone knows the joke about old women. ठीक है, and ये मैंने ये पहला पैराग्राफ पढ़ा, and I found that this talks about an abstract concept which is reason, right? Why do we turn to reason? Reason means कि हम एक हर चीज को एक लॉजिक क्यों ढूंढते हैं हम हर चीज में, राइट? तो वी कीप रिटर्निंग टू रीजन। तो मेरे हिसाब से इस तरह के जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं मैं इसको शुरू में हाथ नहीं लगाता हूँ। ठीक है, आई वुड रादर डू इट लेटर ऑन। तो आई देन लुक एट द सेकंड passage. It talks about Western politics become more tribal. Types are distinguished from other human groups by their relatively clear social boundaries, often defined by kinship and demarcated territory. Political groups are increasingly based on single aspect of common identity. Now, this topic is very close to us. We keep reading about it every day. किस तरीके से पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है वो कैसे ट्राइबल टाइप की चीजें कर रहे हैं, राइट? तो ये हम रोज रोज देखते हैं, तो इसलिए इसको मैं आगे रखूंगा, राइट? सो दिस I would keep it before the next one. Then I go to the third one. Peculiarity of climate change is that seemingly natural relationship policy in time is inverted precisely because climate change is uncertain. Precisely because impact. तो climate change की चीजें मेरे को थोड़ी आसान लगती हैं, मतलब personally I find them ज़्यादा उसमें कुछ बहुत कुछ होता नहीं है, right? It is mostly about carbon emissions. It is mostly about temperature rise. It is mostly about rising sea levels and stuff like that. Basically climate change जो है वो इस दायरे से बाहर जनरली नहीं जाता है इन आरसीज में, तो आई फाइंड देम इजियर टू रीड। सो आई वुड से कि ये तो मुझे इससे भी आसान लग रही है, तो आई वुड रादर स्टार्ट विद दिस मे बी। लेट मी लुक एट द फोर्थ वन। Now, when I go to the fourth one, it was in a late 18th century that pizza originated, fueled by overseas trade. Population ballooned, even greater number of most objects lazorini. ये तो सिंपल कहानी सी बता रहा है कि पिज्जा किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया, एंड देन पिज्जा वर स्कॉन्ड मींस हेटेड बाय फूड राइटर्स। तो ये कहानी मुझे समझ में आ गई, ये पिज्जा की कहानी है, तो ये तो मुश्किल होने का सवाल ही नहीं होता है। तो आई फाउंड दैट सबसे फोर्थ और ये जो थर्ड आरसी है ये एकदम स्वीट स्पॉट है। Second is also okay with me because I'm comfortable with these things. And then one in the end. तो मैंने अपना मेंटल ऑर्डर बना लिया कि मैं 4 3 2 1 इस हिसाब से चलने वाला। This is one approach. See, I'm just telling you different approaches.
देयर इज नो वन अप्रोच यू कैन से कि ये क्या सर यही अप्रोच है या ये बेस्ट अप्रोच है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम डिफरेंट अप्रोचेस लगा सकते हैं। समटाइम्स इट माइट सो हैपन दैट सपोज पिज्जा वाली आरसी यहाँ पे होती है ना, तो मैंने उसको पहले पहले देखा होता, अच्छा पिज्जा की बात कर रहा है, चलो यार इसको पढ़ के खत्म ही कर देते हैं, ये तो बहुत आसान दिख रही है। तो आई मे हैव कैरिड ऑन विद दैट पिज्जा वाला आरसी एंड completed it and then move to the second, third and fourth to decide कौन सी अपलोड। कई बार ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कई बार जैसे पहली वाली अगर मुझे बहुत अच्छी नहीं दिखी, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आ गया। देखो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स वाली जो होती है ना, कल्चर जिसमें आ जाता है थोड़ा सा, जिसमें ये रीजन और इस टाइप की फिलोसफी वाली थोड़ी बातें होने लगती है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, आर्ट के किसी मूवमेंट वगैरह की बात हो रही है थोड़ा तो देन यू नो आई ट्राई टू डू इट a little later because I want something concrete in my hand first। ठीक है, तो ये मैं इस बेसिस पे डिसाइड करता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको फोर्थ पे रख दिया। ठीक है, नाउ व्हेन वी गो टू द एंड दैट प्रूव्स टू बी अ वेरी वाइज डिसीजन आल्सो, इफ एज यू कैन सी इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। फोर्थ वाला जो है हमने किया चालू। अब आप बताइए कि आप में से ये 4-3-2-1 जैसा ऑर्डर कितने लोगों ने डिसाइड किया था? या मतलब आपने 2 किए होंगे तो 4 और 3, और या 2 4-3 या 4-2 जिसने किए आइडियल है। ऑफ कोर्स नाउ जैसा कि अभी राहुल ने बताया कि उसने पहली और तीसरी करी और उसने पहले में सब सही कर दिया, तो नथिंग रॉन्ग। देखो अल्टीमेटली रिजल्ट से मतलब है ना, नथिंग रॉन्ग। अगर आपने पहला वाला भी सिलेक्ट कर लिया और अगर आपने चारों सही कर दिया, लेकिन हाँ साथ साथ में जहाँ राहुल ने ये बताया कि पहला वाला सिलेक्ट करके वो उनके 4 में से 4 सही हो गए, लेकिन आकाश ने बताया कि पहला वाला गलत सिलेक्ट हो गया और उसमें से शायद 2 ही सही हुए या 1 ही सही हुआ, तो 2 सही में 3 ठीक है ना। तो 2-3-4 अनन्या ने किया, हिमांशी ने 4-3-2-1, वेरी गुड। सो दैट्स आई थिंक लॉजिकल है ना, क्योंकि ये रीजन वाली जो थी थोड़ी सी मतलब कि वैसे जा रही थी एंड तो ठीक है, तो आई थिंक दैट वी एग्री देन। नाउ व्हेन वी गो टू द पिज्जा वाली थी, तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं क्विकली, विल सी इसमें कोई चैलेंज है क्या या ये आसान ही निकलती है। तो पिज्जा 18th सेंचुरी नेपल्स एज वी नो इटली में है, right? Fueled by overseas trade and steady influx of peasants from the countryside, its population ballooned and even greater number of cities inhabitants fell into poverty। तो यहाँ पे ओवरसीज ट्रेड होने लगा और बहुत सारे लोग आने लगे, पेजेंट्स कंट्री साइड से, गांव से किसान आ जाते हैं, तो नेपल्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और इसके जो लोग थे वो बेचारे गरीबी में आ गए। मोस्ट एब्जेक्ट ऑफ दीज, जो मतलब एब्जेक्ट मीन्स पिटीएबल, जो सबसे बेचारे दयनीय हालत में थे उन्हें लाजरुनी नाम दिया गया। हु स्क्रेप बाय ऑन पिटेंस, मतलब बिल्कुल ही टुकड़ों पे जो पलते थे बेचारे, दे अर्नड एज पोर्टर्स, मैसेंजर्स एंड कैजुअल लेबरर्स। तो ये बेचारे इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते थे। ऑलवेज रशिंग इन सच अ वर्क दे नीडेड फूड दैट वाज चीप एंड इजी टू ईट, पिज्जा दैट वी नो केम टू दिस। फर्स्ट पैराग्राफ, अब देखो पैसेज जब हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ा उसके बाद जस्ट पॉज किया एंड देन क्विकली वी मेक 1 लाइन समरी ऑफ इट। तो यहाँ पे ये बताया कि बहुत सारे लोग नेपल्स में आ गए इधर उधर से, कंट्री साइड से, तो बेचारे गरीब लोग और गरीब हो गए, उनके पास खाने पीने को कुछ था नहीं, तो उन्होंने पिज्जा खाना शुरू कर दिया क्योंकि पिज्जा चीप था और इजी टू ईट था, दैट्स इट। फॉर अ लॉन्ग टाइम पिज्जा वर स्कॉन्ड, स्कॉन्ड मीन्स हेटेड, क्रिटिसाइज्ड। ठीक है, हेटेड और क्रिटिसाइज्ड यू कैन से, और नॉट लाइक्ड, डिसलाइक्ड by food writers associated with the crushing poverty of Lazzaroni. They were frequently denigrated as disgusting, especially by foreign visitors. In 1831, Samuel Morse, telegraph inventor, described pizza as species of the most nauseating cake, covered over with slices of potatoes, tomatoes, sprinkled with little fish, black pepper, no not what ingredient, look like piece of bread that has been taken reeking out of sewer। तो यहाँ पे बताया गया है कि पिज्जा को फूड राइटर्स ही नहीं बल्कि जो फॉरेन विजिटर्स नेपल्स आते थे वो उसको कितने बुरी तरह से डेनिग्रेट मीन्स अगेन क्रिटिसाइज किया करते थे। सैमुअल मोर बहुत फेमस आदमी थे, है ना, आपने मोर्स कोड सुना होगा, डॉट डैश डॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डॉट डैश। पहले ये टेलीग्राफ चलता था जब हमारे मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं होते थे, फोन नहीं होते थे। उन्होंने पिज्जा को कहा कि ये मोस्ट नॉसिएटिंग केक है भाई, और इसके अंदर ये सब चीजें डाली जाती हैं और ये तो ऐसा लगता है कि सीधे सीवर मीन्स सीधे गटर से लेके आया जा रहा है। इस तरह के डिस्गस्टिंग व्यूज देते थे। ऑल दैट चेंज आफ्टर इटालियन यूनिफिकेशन, अब इटली का कोई यूनिफिकेशन हो गया होगा, हमें नहीं पता हिस्ट्री में। और व्हेन ऑन अ विजिट टू नेपल्स इन 89, ये जो क्वीन थी, क्वीन मार्गरीटा, तो जैसे ये नाम पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मार्गरीटा पिज्जा कैसे, राइट। एज सून एज आई रेड दिस आई इमीडिएटली रियलाइज कि मार्गरीटा पिज्जा इसी के ऊपर पड़ा हुआ है। Grew tired of complicated French dishes they were served. History summoned to prepare some local specialities for the queen. The Pizziailo, Raffaele, blah blah blah. देखो ये सब चीजें नाम जो है ना, इनको हमको quickly glimpse एकदम चले जाना चाहिए। We don't have to focus on these. They cooked 3 sorts of pizza. एक में ये था, एक में ये था, एक में ये था। Her favorite, the last was Christian pizza margherita.
जब हम पैसेज पढ़ रहे हैं तो हमें इसके इन स्पेसिफिक डिटेल्स में रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें ये सोचना चाहिए अच्छा एक ऐसा ऐसा, तो भी उसने क्वेश्चन पूछा तो हम यहाँ पे आगे चेक कर लें। तो इसके बाद में अब चेंज हो गई पिज्जा की कहानी, ठीक है। यहाँ पे यूनिफिकेशन हो गया, और ये जो किंग थे और क्वीन थे फ्रेंच डिशेज से बेचारे ये दुखी हो गए, और उन्होंने कहा कि हमें कुछ नई चीज खिलाई जाए, तो इन्हें खिलाई गई और इनकी फेवरेट निकल गई वो, और उसका नाम पिज्जा मार्गरीटा। अब इंपॉर्टेंट शिफ्ट हो गया, मार्गरीटा की सील ऑफ अप्रूवल लग गई, तो ये पिज्जा फ्रॉम बीइंग अ फूड फिट फॉर ओनली लग्जरी टू समथिंग बीइंग रॉयल फैमिली कुड एंजॉय, ट्रांसफॉर्म पिज्जा फ्रॉम लोकल टू नेशनल। ग्रेट। लेकिन अमेरिका में पिज्जा फाउंड इट्स सेकंड होम। अब हमें पता है कि 19th सेंचुरी के एंड में बहुत सारे इटालियन इमिग्रेंट्स ईस्ट कोस्ट पहुंच गए थे अमेरिका के, एंड इन 1905 द फर्स्ट पिज़्ज़ेरिया लोम्बार्डी वाज ओपन इन न्यूयॉर्क। Soon pizza became American institution, spread over the country in step with growing pace, quickly taken up by enterprising restaurateurs and adapted to local. तो ये बताया गया कि अब पिज्जा का अमेरिकनाइजेशन कैसे हो गया, क्योंकि वहाँ के इटली से लोग पहुंच गए वहाँ पे इमिग्रेंट्स। Okay, from 50 onwards, rapid pace of economic and technological change in US transformed pizza even more radically. Two changes were worthy. First was domestication of pizza. Disposable incomes grew, fridge and freezers became very common, और कन्वीनियंस की फूड की डिमांड बढ़ी, तो इसलिए फ्रोजन पिज्जा आ गया। तो ये पिज्जा डोमेस्टिकेट हो, लोगों ने अपने घरों में पिज्जा फ्रोजन पिज्जा रखना शुरू कर दिया। सेकेंड चेंज वॉज कमर्शियलाइजेशन। विद द ग्रोइंग अवेलेबिलिटी ऑफ कार्स इट वाज पॉसिबल टू डिलीवर। तो हमें भी पता है, आज भी पता है कि इंडिया में जो दो सबसे मोस्ट पॉपुलर टेक अवेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं बताइए। एक तो पिज्जा हो गया, दूसरा क्या होता है इंडिया में? which are the two most common takeaways in India as per Zomato, Swiggy? छोले भटूरे, नहीं, बर्गर, पिज्जा एंड बिरयानी। ओके, पिज्जा एंड बिरयानी, नहीं बर्गर भी नहीं, पिज्जा एंड बिरयानी। बिरयानी इज आल्सो द सेकंड मोस्ट कॉमन टेक अवे। ये इनके फिगर्स है, आप देख सकते हैं साइट्स पे कहीं जाके। ऑलराइट, तो पिज्जा वाज अमंग द फर्स्ट डिशेज टू बी सर्व्ड अप। तो यहाँ पे डोमेस्टिकेशन हो गया और कमर्शियलाइजेशन हो गया पिज्जे का, ये बता दिया गया। पैराडॉक्सिकली, अब ये पैराडॉक्स आ गया यहाँ पे। पैराडॉक्स क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स। इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस वर टू मेक पिज्जा बोथ स्टैंडर्डाइज्ड एंड ससेप्टेबल टू वेरिएशन। एक तरफ तो स्टैंडर्डाइज भी करना पड़ेगा हमें, और एक तरफ थोड़ा वेरिएशन भी लाना पड़ेगा। While the form became more firmly entrenched, तो फॉर्म एंट्रेंस्ड हो गया, स्टैंडर्डाइज फॉर्म हो गया कि ये रेगुलर, ये मीडियम, ये लार्ज, ये इसका ये बेस इसका हैंड टॉस जो भी है, ये स्टैंडर्डाइज हो गया। लेकिन वेरिएशन आने लगे उसके अंदर, अब टॉपिंग्स अलग अलग हो गई उसमें, और पता नहीं क्या क्या हो गया। द नीड टू अपील टू कस्टमर डिजायर नोवेल्टी लेड टू एवन मोर एलाबोरेट varieties being offered. Pizza Hut in Poland sells a spicy Indian version. Domino's and Elvis Pizza blah. हमें पता है कि ये हमारे यहाँ जो डोमिनोज और ये जितने भी आए हैं उन्होंने कैसे अपना जो जो चेंज किया पिज्जा को इंडियन पैलेट से सूट करने के लिए। चिकन टिक्का पिज्जा और ये सब चीजें आने लगी, इंडी चिकन टिक्का, पता नहीं क्या क्या। और सो पिज्जा कैसे गरीबों का फूड था, वैसे अब वो नेशनल डिश बन गया इटली में, फिर दुनिया भर में फैल गया, अमेरिका में कैसे गया, और उसका डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ, कमर्शियलाइजेशन कैसे हुआ, और व्हाट इज द पैराडॉक्स इन द लास्ट पैराग्राफ, ये सब चीजें इसमें। यस शुभांशु। sir, as you said कि summarization is helpful of each paragraph, हम्म, तो ये लोकेट करने में काम आता है, क्योंकि मैं समराइज नहीं करता, मतलब जो अनकॉन्शियसली 2 सेकंड का पॉज लेता हूँ और आगे मूव ऑन कर जाता हूँ। हम्म। तो डज इट रियली, मतलब मैं स्टार्ट करूँ ये चीज करना? नहीं, आपको क्या लगता है, यू थिंक इट विल हेल्प? सर अभी जैसे मैं 4 मिनट में कर लेता हूँ पूरा एक रीडिंग आरसी का, उसके बाद मेरे को 6 से 7 मिनट लगते हैं क्वेश्चंस करने में। क्वेश्चन ज्यादा मतलब टीडियस रहते हैं मेरे लिए, तो उसमें हेल्प मिलेगी क्या? ये उसमें हेल्प ये मिलेगी कि आपको फिर भले ही पढ़ने में 5 मिनट लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन में आप टाइम सेव करोगे। मतलब समराइजेशन के। हाँ, ठीक है। तो यस। मतलब देखो, समरी में भी ये नहीं है, जरूरी नहीं अब इसमें मैं एक एक पैराग्राफ में रुक गया, हो सकता है अब ये 2 पैराग्राफ में रुको आप, फिर 2 में रुको आप, मतलब पैसेज में 4 बार रुकोगे तो बहुत है, 3 या 4 बार रुकोगे तो बहुत है ना। 3 या 4 स्टॉप लेने चाहिए, पॉज, स्टॉप नहीं, पॉज। हाउ यू नो व्हाट इज स्टैंडर्डाइज्ड एंड व्हाट इज वेरिएशन? समराइजेशन इज मेंटल। हाँ देखो, आप शुरू शुरू में अगर पैसेज में आपको अपनी स्किल इंप्रूव करनी है तो अन्य क्वेश्चन है, समराइजेशन नीड्स टू बी मेंटल और रिटन। तो अगर इनिशियली तो राइटिंग में कर सकते हो आप, बट एक बार आपकी स्किल डेवलप हो जाए तो आप उसको मेंटली करोगे, क्योंकि एग्जाम में राइटिंग में तो कर ही नहीं सकते हैं, मेंटली करना पड़ेगा। ओके, एक क्वेश्चन आ गया हिमांशी का, हाउ डू यू नो व्हाट इज स्टैंडर्डाइज एंड व्हाट इज वेरिएशन? ये तो मैंने अपने मन से बताया ना कि इसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या है और वेरिएशन क्या है, वो यहाँ पे दिया भी नहीं हुआ है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया। ओके, तो मे बी
I mean that is what is, see standardization means what, that people can, जो भी आप बोल रहे हो तो समझ में आया हाँ ये मांग रहा है ना. वेरिएशन मीन्स क्या है कि जो आप फिर डिफरेंस बताते हो. ठीक है, तो जैसे कि आप कुछ भी चीज ऑर्डर करते हो तो उसमें एक तो बेस चीज होती है, उसके बाद में आप उसमें ऐड कर देते हो ये चीजें, तो दैट इज व्हाट मस्ट बी स्टैंडर्डाइजेशन एंड वेरिएशन. ठीक है, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ दिस. तो वो सिर्फ समझाने के लिए. ऑलराइट, थ्रू दिस पैसेज द ऑथर इज ट्राइंग टू डू व्हाट, chart the growth in popularity of the pizza and reasons for the same, explain how the poor man's dish went on to become a national dish, discuss several reasons that may have led to pizzas coming into existence, or demonstrate how the pizza is versatile and can be modified. तो इसमें से कौन सा आंसर हमारे को सबसे सही लग रहा है? देखिए, A says चार्ट द ग्रोथ इन पॉपुलैरिटी ऑफ द पिज्जा. तो क्या ये ग्रोथ इन पॉपुलैरिटी ऑफ पिज्जा चार्ट हुआ है कि कैसे स्टार्ट हुआ लासारोनी से, उसके बाद में धीरे धीरे क्वीन ने इसको अप्रूवल दिया, फिर उसके बाद नेशनल डिश बन गया इटली में, फिर इटली तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा, इट मूव टू द अमेरिकाज, इट मूव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन इट इज नाउ ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी एंड द रीजन फॉर द सेम. उसमें कमर्शलाइजेशन भी आ गया, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन भी आ गया, और उसमें वेरिएशन भी आ गया, है ना, और उसमें डोमेस्टिकेशन भी आ गया, बहुत सारी चीजें हैं. तो ये सब रीजंस हैं इसके. तो दिस लुक्स टू बी ऑलराइट. पुअर मैन्स डिश, देखो इस ऑप्शन में इसने पिज्जा का तो नाम ही नहीं दिया, तो ये वैसे ही गलत हो, है ना. दिस इन एनी केस, बिकॉज व्हाट डिश इज ही टॉकिंग अबाउट, राइट, अनलेस इन दिस ऑप्शन, इन एनी ऑप्शन वी डोंट मेंशन पिज्जा, तब तक कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो ये तो गलत ही. डिस्कस सेवरल रीजंस दैट मे हैव लेड टू पिज्जास कमिंग इनटू, देयर इज ओनली वन रीजन दैट वाज गिवन. What that reason was कि लोगों को, गरीब लोग थे, उनका खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ वही तो रीजन था, इसलिए ये पिज्जा जो आ गया, राइट. ये यहाँ लिखा हुआ ना कि they needed food that was cheap and easy to eat, so pizzas came into existence. There are not multiple reasons which are given here, तो ये वैसे ही गलत. Demonstrate how pizza is versatile and can be modified to suit. This is not the objective of this. This is like a main idea question. तो main idea ये नहीं है कि how pizza is versatile and how it can be modified to suit various needs. ये नहीं है इसका करेक्ट आंसर, इसमें ए. तो भी एग्री, इजी क्वेश्चन था. सर सेकंड वाले को बी को आई एलिमिनेटेड बिकॉज उसमें लिखा था वेंट ऑन टू बिकम अ नेशनल डिश एंड द थीम वाज, मेन आइडिया अकॉर्डिंग टू मी वाज कि इंटरनेशनल डिश में वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था. करेक्ट, बट करेक्ट. पिज्जा वाला ये केवल पॉइंट, इटली में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ये, है ना. यस सर. So that is also one of the reasons. See, an option can be wrong for multiple reasons. One of the reasons here was, first of all, dish, कौन सी डिश भाई, ठीक है. दूसरा, see यहाँ अगर ऐसा लिखा होता explain how pizza went from being a poor man's dish to becoming a national dish, तब तो फिर भी थोड़ा सा समझ में आता है, लेकिन ना तो पिज्जा का नाम है, ना फिर इंटरनेशनलाइजेशन की बात, तो इसलिए गलत है. So I thought pizza was implied, इसलिए नहीं, I implied didn't नहीं है. caught No, on no, to no, that. no, no, no. Main idea, Okay. main idea has to have pizza in this because this passage is about pizza. Any main idea that option that doesn't have pizza is anyway wrong from the word go itself. Okay. Right. Okay. See, got main it. idea में आपको जो most important चीज है उसके बारे में तो mention होना ही चाहिए. Okay. All right. The author may have mentioned Samuel Morse. अब Samuel Morse ये यहाँ पे क्यों आए थे? Samuel Morse की लाइन पढ़ना पड़ेगी हमें कि Samuel Morse described pizza as a species of most nauseating. और उसके पहले क्या लिखा है? Especially by foreign visitors. और फिर क्या लिखा है? In 1831 Samuel Morse. तो ये यहाँ से connected है. We can definitely see कि ये यहाँ पे उसने बोला है कि they were denigrated as disgusting by foreign visitors. और in 1831 Samuel Morse described pizza as this. तो it is implied that Samuel Morse एक foreign visitor थे और कैसे फॉरेनर लोगों को अच्छा नहीं लगता था पिज्जा, ये बताया गया है इसमें. तो pizzas were considered repulsive because of their association with poverty. ये नहीं, pizzas were generally scorned by foreigners. Yes, right. This we can surely say that this could be the right answer. Pizzas disgusted food writers. That is okay, but this is given before. ये तो बहुत पहले है ना. ये फॉरेन विजिटर्स आ गए, अब दो कैटेगरी के लोग आ गए, तो फूड राइटर की बात तो यहाँ खत्म हो गई. तो अब अगर मैं सैमुअल मोर्स को फूड राइटर मांग रहा हूँ तो फिर मैं गलत कर रहा हूँ. आई कैन नॉट कंसीडर सैमुअल मोर्स एज द फूड राइटर बिकॉज उसके पहले एक कैटेगरी है फॉरेन विजिटर्स, तो सैमुअल मोर्स उसको बिलोंग करते हैं, राइट. तो इसलिए ये गलत है. पिज्जाज वर कंसिडर्ड टू बी फूड ऑफ द गटर्स, वो इसलिए नहीं है. सैमुअल मोर्स ने उसको बोला कि इट हैज बीन टेकन आउट ऑफ द सीवर, ये इसकी डेफिनेशन थी. ये इसलिए नहीं था कि पिज्जा वर कंसिडर्ड टू बी द फूड ऑफ द गटर्स, दैट इज व्हाई ये बोला गया. तो इसलिए करेक्ट आइडिया इसमें
करेक्ट बी है कि फर्स्ट वाला क्यों नहीं एक बार बता दीजिए। pizzas were considered repulsive because of their association with poverty। देखो यहाँ सैमुअल मोर्स ने जब इसको बोला है तो सैमुअल मोर्स ने यहाँ पे पॉवर्टी का कहीं नाम लिया क्या यहाँ से आता बताओ। एक फॉरेनर आया या पिज्जा, उसको कुछ नहीं पता है उसके ये पिज्जा क्या है, उसके सामने पिज्जा रख दिया गया, उसने उसको खाया, उसने कहा भाई ये तो मोस्ट नॉसिएटिंग केक का स्पीशीज दिख रहा है मेरे को, इसके अंदर तुमने ये कहीं डाल दिया कहीं ये डाल दिया, मुझे नहीं पता क्या क्या डाल दिया, ऐसा लग रहा है कि इसको तो तुम सीधे गटर से उठा के लाए। डज इट मीन दैट उसमें पॉवर्टी का तो कोई नाम ही नहीं है ना। सर बट एक लाइन पहले उसमें लिखा है एसोसिएटिंग विद क्या? क्रशिंग हाँ, और पॉवर्टी। वो कॉमा Associated से with crushing रिलेटेड है। poverty, they were frequently denigrated and disgusting, especially by foreign visitors। लेकिन सैमुअल मोर्स ने उसको क्या पॉवर्टी से एसोसिएट किया या उसने उसको एसोसिएट किया कि इट हैज बीन टेकन आउट ऑफ गटर एंड इट इज सो हॉरिबल फूड, तो इसको हम पॉवर्टी से एसोसिएट करेंगे क्या? दे वर कंसिडर्ड रिपल्सिव और एंड हु कंसिडर्ड, देखो अगेन दे वर एसोसिएटेड विद द क्रशिंग पॉवर्टी, दे वर फ्रीक्वेंटली डेनिग्रेटेड बाय फॉरेन विजिटर्स, राइट। तो फॉरेन विजिटर्स उसको डेनिग्रेट करते थे, तो उसके बाद सैमुअल मोर्स का नाम आया है। तो सैमुअल मोर्स और फॉरेनर्स में तो एसोसिएशन बताना पड़ेगा ना आपको। सी मतलब आप एक चीज समझो ना कि एक दो लाइन उसने लिखी है, यहाँ पे लिख दिया कि एसोसिएटेड विद क्रशिंग पॉवर्टी दे वर डेनिग्रेटेड डिस्गस्टिंग बाय फॉरेन विजिटर्स एंड इन 1831 सैमुअल मोर्स इन्वेंटर टेलीग्राफ डिस्क्राइब स्पीशीज पिज्जा एज अ स्पीशीज और मोस्ट नॉसिक। तो दिस ऑब्वियस इज द कनेक्शन हियर, राइट। अदरवाइज व्हाई वुड ही राइट अबाउट सैमुअल मोर्स हियर, इसको यहीं पे क्यों लिखता वो, कहीं और लिख देता वो बहुत क्लियरली आपको ये बताना चाह रहा है कि फॉरेनर्स उसको लाइक नहीं करते थे एंड सैमुअल मोर्स वाज वन सच फॉरेनर्स। देखो ये अब ओके, नाउ सपोज आपने अगर ए आंसर मार्क किया, दिस मींस व्हाट कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीबॉडी वेदर इट इज अ फॉरेनर और see even local people were also considering it repulsive because of associated of poverty। लोकल लोग भी तो उसको हेट करते थे, लोकल लोग जो थे इटली के नेपल्स के, वो भी तो पिज्जा को पॉवर्टी से एसोसिएट करते थे। तो फिर उसके लिए सैमुअल मोर्स को लिखने की क्या जरूरत पड़ी इसमें? ये तो ऑलरेडी आइडिया एस्टैब्लिश हो गया यहाँ पे, देखिए ऊपर ये यहाँ पे पॉवर्टी, ठीक है, दे नीडेड फूड एंड इजी टू गेट पिज्जा एज वी नो केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो पिज्जा वाज एसोसिएटेड विद पॉवर्टी, ये तो यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया, तो उसके लिए सैमुअल मोर्स की क्या जरूरत पड़ेगी, राइट। सर इसलिए टू स्ट्रेंथन दैट पॉइंट, दैट इज व्हाट आई थॉट, क्योंकि उसमें ड्राइव होम द पॉइंट दैट लिखा था क्वेश्चन में, इसलिए आई थॉट द मेन फोकस शुड बी कि एसोसिएशन ऑफ पॉवर्टी दिखाने के लिए इट वाज जस्ट एन एडेड ऑन हाउ एग्जाम्पल। डिड यू एलिमिनेट बी देन? सर बाय प्रेफरेंस आई चोज ए। नहीं, ठीक है, यू चोज ए, बट व्हाई डिड यू, वाज देयर अ स्ट्रांग रीजन फॉर एलिमिनेटिंग बी? आई थॉट दैट कि ए ज्यादा मेन फोकस ऑफ नहीं पॉइंट तो को, तो फिर एसेंस को आपने बता ये रहा था। इसको दोनों को क्यों नहीं एसोसिएट किया, फॉरेन विजिटर्स एंड सैमुअल मोर्स? सपोज करो कि सैमुअल मोर्स यहाँ पे कहीं लिखा होता ना, ये पॉइंट यहाँ कहीं होता, तो आप कह सकते थे आई वुड हैव एग्रीड विद यू, बट सैमुअल मोर्स को इसके बाद देने का मतलब क्या है ना, ऐसे सोचना है, ठीक है। ठीक है सर। चलो ऑल राइट फाइन। तो आई थॉट कि ये थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, बट फाइन। अब पैराडॉक्स मेंशन इन द लास्ट पैरा क्या है, तो पैराडॉक्स हमने देखा कि एक तरफ वो क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड भी है और एक तरफ वो वेरिएबल भी है, राइट। तो वो तो हमें यहीं पे मिल गया, ये में डिस्पाइट देयर पॉपुलैरिटी बिकेम मोर स्टैंडर्डाइज्ड, ऐसा कहीं नहीं है। देखो अगर हमें एक पैराडॉक्स को रिजॉल्व करना है ना या बताना है, तो दोनों पार्ट उसके टच करने पड़ेंगे, तो इसमें ये गलत है। टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर्स डिजायर्स फॉर नोवेल्टी लेड टू वेरिएशंस इन पिज्जा, दिस इज नॉट अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स होता क्या है कि दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें एक साथ, तो इसमें कोई पैराडॉक्स नहीं है सी में, और बी में भी कोई ये नहीं है पैराडॉक्स, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी है कि एक चीज पॉपुलर हो तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकती। सी पैराडॉक्स क्या होता है कि अगर एक चीज हो रही हो तो दूसरी नहीं हो सकती, तो दूसरी हो रही हो तो पहले नहीं हो सकती। तो ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि पॉपुलैरिटी हो रही हो तो स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता, या स्टैंडर्डाइज हो तो पॉपुलर नहीं हो सकता। जबकि ऐसा जरूर है कि हाँ अगर स्टैंडर्डाइज है तो फिर यार वेरिएबल कैसे हो सकता है, और अगर वेरिएबल है तो स्टैंडर्डाइज कैसे हो सकता है। Pizza's Italian origin has given way to Indian and American variations. This is not a paradox at all. Correct answer was A. Do we agree? यस सर। ये तो सबका सही हो गया होगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir, yes, Okay. Yes, Which sir. of the following is the important shift signaled? अब देखो ये एक थोड़ा सा क्वेश्चनेबल क्वेश्चन है ना, इसी तरह के क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगते नहीं है, लेकिन अब इसमें देखो
अगर हम यहाँ पे बात करें, पिज्जा वेंट फ्रॉम बीइंग द कॉमन मैन डिश टू बीइंग द रॉयल फैमिली डिश बिकॉज ऑफ इट पॉपुलैरिटी गोइंग फ्रॉम लोकल, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसको तो हटा दूं मैं, एक को तो। पिज्जा's reputation expanded from being a local dish for the poor to the national dish enjoyed by everyone, इसको शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ। Pizza status was elevated from being a local dish to being a national dish because of the royal family approval, इसको भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। Pizza went national from local, available not just to the poor but also to the wealthy। देखो अब ये पुअर और वेल्दी की बात नहीं हुई है लोकल नेशनल में, इसमें सिर्फ ये लिखा है कि पिज्जा ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ लोकल इनटू द ट्रूली नेशनल, तो इसमें वेल्दी है कि पुअर है वो नहीं लिखा हुआ, तो इसको भी मैं हटा दूंगा। ठीक है, अब आप बताइए कि सेकंड और थर्ड में से विच इज द बेटर आंसर? Third one. थर्ड वन। एंड व्हाई? Third one. व्हाई सेकंड और थर्ड में फर्क क्या है? तो नेशनल के ऊपर भी चला गया ना वो, इंटरनेशनल हो गया था इस वजह यहाँ तो से। लिखा ही नहीं है, तो यहाँ कहाँ लिखा है? Royal ये family's royal family approval. approval। तो वहाँ पे Royal family। कॉज लिखा हुआ है कि रॉयल फैमिली का अप्रूवल मिला तभी वो उसको अपलिफ्टमेंट मिला पिज्जा को। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। दिस सिग्नल्ड एन इम्पोर्टेंट शिफ्ट। Margarita's seal of approval not only elevated pizza from being a food fit only for Lazzarini to being something a royal family could enjoy, transformed pizza from a local into national dish, है ना? तो expanded from being a local dish for the poor और local dish, तो ये नहीं लिखा हुआ है to a national dish, to a national dish, ये ठीक है लिखा हुआ है इसमें, तो ये इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसमें ये एडिशनल दिया हुआ है कि बिकॉज ऑफ रॉयल फैमिली अप्रूवल ना, एंजॉयड बाय एवरीवन, ये भी नहीं लिखा हुआ इसमें। देखो उसमें ये नहीं लिखा है कि ब्लैंकेटली आपको कि एंजॉयड बाय एवरीवन, उसने बस लिखा है कि वो नेशनल डिश बन गया, है ना, इट बिकेम अ नेशनल डिश। तो नेशनल डिश बन गया, अब उसमें जरूरी थोड़ी कि वो एंजॉयड बाय एवरीवन हो रहा हो, ये जरूर लिखा हुआ है कि बी समथिंग अ रॉयल फैमिली कुड एंजॉय, बट ये थोड़ा सा इसमें भी ये भी डाउटफुल है, तो ये दो चीजें इसमें डाउटफुल है, इसलिए सी इसमें बेटर आंसर, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें। Yes, sir। एग्री? किसी ने बी भी मार्क किया था क्या? मैंने किया था। किया था, तो Yes, अभी sir। आप कन्विंस हो कि सी है? हाँ हाँ हाँ। तो अब देखो कई बार क्या होता है कि थोड़ा पैसेज इजी था पढ़ने में, लेकिन क्वेश्चन एक दो थोड़े से उल्टे सीधे होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इजी इजी पैसेज में भी कई बार क्वेश्चन थोड़े से एक दो ऑप्शन ट्रिकी रख देते हैं वो पास में, तो आपको थोड़ा केयरफुली इवेलुएट करना है, राइट? ओके ग्रेट, चलो अब हम क्विकली चलेंगे अगले वाले पैसेज के ऊपर और इसको करेंगे। इसमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर बताया गया है कि सीमिंगली नेचुरल रिलेशनशिप ऑफ पॉलिसी टू टाइम एंड सर्टेनिटी इज इन्वर्टेड। तो सीमिंगली नेचुरल रिलेशनशिप पॉलिसी टू टाइम, कोई चीज अगर सपोज करो अभी हो रही है तो हम इमीडिएटली एक्शन लेते हैं, और अगर सर्टन है तो भी एक्शन लेते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज अनसर्टन है, और दूसरा इसका इम्पैक्ट लॉन्ग डेफर्ड है, ठीक है, और तो इसलिए हमें ये पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी है कि डिजास्टर आएगा ग्लोबल स्केल पे और हमें अभी एक्ट करना है, सो वी नीड टू एक्ट नाउ। ओके, आर दीज डिमांड्स रीजनेबल? दे माइट बी, as James Hansen has claimed, it's our last chance to save humanity, but is it? अब ये क्वेश्चन उठा रहा है, any change in temperature will inevitably benefit some species, harm others, so probably it is the last chance to save those adapted only to specific ecological niches dependent on existing climate। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए ऐसा है कि अब आप बोल रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यार अब जो लोग बेचारे ठंडी जगहों पे रहते हैं और ठंड से मर रहे हैं उनके लिए तो फायदेमंद है, तो हम हाँ हमें अपना स्टेटमेंट को क्वालिफाई करना चाहिए और कहना चाहिए इट इज प्रोबेबली द लास्ट चांस टू सेव दोज adapted only to specific ecological niches। तो what about the impact on human beings? टेम्परेचर वेरिएशन से एक्सेस डेथ होगी, इट इज फार फ्रॉम क्लियर द नेट इफेक्ट कि ज्यादा लोग ठंड से मरेंगे कि ज्यादा कोल्ड से, हो सकता है इट माइट बी इवन बेनिफिशियल। दूसरा है राइजिंग सी लेवल, तो इंटर प्लानिटरी चेंज कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी होता है, जिसके तहत ये सब कॉप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये क्लाइमेट चेंज जो है पेरिस अकॉर्ड ये सब पढ़ना चाहिए आपको उसके बारे में। तो ये प्रोजेक्शन करते हैं कि इतना बढ़ जाएगा सी लेवल, तो इससे तो कोई नहीं डूबेगा, सिर्फ लोएस्ट लाइंग एरिया डूबेंगे। और फ्रेश वाटर जो है इसके रिगार्ड में तो ऐसा समझ में आता है कि हाई टेम्परेचर से ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी होगा। 2017 IPCC report acknowledged that climate change reduces per capita water stress, and one study suggests that temperature rise of 2.4 डिग्री से 1.2 बिलियन पीपल को वाटर स्ट्रेस इंक्रीज होगा, बट डिक्रीज होगा 3 बिलियन।
तो अब ये इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स देख रहा है 3 तरीके से, टेम्परेचर वेरिएशन से, सी लेवल से और बारिश से, राइट। टेम्परेचर अगर यू कैन से टेम्परेचर वेरिएशन से एक तरह से एक इम्पैक्ट है उसका हीट और कोल्ड से, कुछ लोग मरेंगे कुछ लोग बचेंगे, कौन से ज्यादा है हमें नहीं पता। दूसरा, सी लेवल राइज होने से कुछ ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि लो लाइंग एरियाज ही अंदर जाएंगे, और फ्रेश वाटर जो है वो हमारे पास ज्यादा होगा, तो वाटर स्ट्रेंथ इतने लोगों को इंक्रीज होगी लेकिन 3 बिलियन लोगों को कम होगी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? then why do we say that climate change is problematic, right? Here in these 2 paragraphs he is trying to give you arguments, trying to say that climate change is not really that big a worry, it should not be that big a worry that it is, है ना, वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन then he is saying कि तो भी प्रॉब्लम क्या है? अब 2 प्रॉब्लम है, एक तो डिफरेंशियल इंपैक्ट और हाई एंड अनसर्टेनिटी। मोस्ट ऑफ द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज विल बी फेल्ट इन अर्थ्स मिड लैटिट्यूड्स, जो कि ऑलरेडी पुअरेस्ट पार्ट्स हैं, जैसे अफ्रीका के मिड पार्ट हो गए, और ये हमारे जो भी हॉट कंट्रीज हैं, ओके, इंडियन सब पेनिनसुला है, ये सब है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सेकेंडरी इफेक्ट्स such as economic disruption, disease and etc. will be experienced more acutely. Climate change is likely to have a disproportionate impact on the vulnerable and exacerbate existing inequalities. Exacerbate means worsen. Rises in sea level will not affect most populations, but even a mid-range increase will make habitats of between 60 and 100 million additional people liable to flooding. तो प्रॉब्लम 2 चीजें से होती है, एक तो डिफरेंशियल इम्पैक्ट होगा, तो जो लोग अर्थ के मिड लैटिट्यूड्स में रहते हैं, ठीक है, इक्वेटर के आसपास रहते हैं, उनकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, उनको काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। और दूसरा ये है कि अनसर्टेनिटी। हाउएवर नोबडी कैन बी कॉन्फिडेंट दैट द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विल एंड देयर। दूसरा, हमें जरूरी नहीं कि यहीं पे एंड हो जाए इसका इफेक्ट। लोएस्ट वैल्यू इन हाई एमिशन सिनेरियो इज 2.5, बट हाईएस्ट इज अलार्मिंग 6.4, मतलब इतने तक जा सकता है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स, द अर्थ रिड्यूस अल्बीडो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बन सिंक्स, रिलीज ऑफ मीथेन, तो ये टॉप ऑफ द रेंज तक जा सकते हैं। अगर 6.4 चला गया तो मच ऑफ द क्लाइमेट वुड बी अनइनहैबिटेबल। तो नाउ ही इज टेलिंग यू द सीरियसनेस, राइट। तो ये पैसेज का जो स्ट्रक्चर था इसमें इसी तरीके से था कि इसने ये बताने की कोशिश की है कि हमें ऐसा, मतलब क्लाइमेट चेंज को लेकर हम रोते रहते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कुछ फायदे भी हैं, तो फिर हम क्यों रोते हैं, राइट। तो वो 2 रोने के कारण बताया इसने कि डिफरेंशियल इम्पैक्ट है और हाई एंड अनसर्टेनिटी है, और प्लस वी डोंट नो व्हाट द इम्पैक्ट विल बी। अभी तो हम बेस्ट केस सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि 2.4 डिग्री बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है 6.4 भी बढ़ जाए। क्लाइमेट चेंज स्केप्टिक्स, स्केप्टिक्स मीन डाउटर्स, जो क्लाइमेट चेंज के डाउटर्स हैं वो कहते हैं कि वी आर नॉट जनरली एज मॉरल एज क्लाइमेट चेंज एथिक्स अज्यूम्स, फॉर इफ वी वर वी माइट नॉट मेक क्लाइमेट चेंज अ टॉप प्रायोरिटी। होता देखो यार, जो क्लाइमेट चेंज के स्केप्टिक्स हैं वो कहते हैं कि हम जो क्लाइमेट चेंज के एथिक्स के लोग हैं वो बोलते हैं यार हम बड़े मॉरल वाले लोग हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो हम क्लाइमेट चेंज को टॉप प्रायोरिटी नहीं बनाते, हम किसी और चीज को टॉप प्रायोरिटी बनाते। जैसे कि हम अगर पोलर बियर्स के लिए कंसर्न है तो हम वी विल स्टार्ट बाय नॉट शूटिंग देम रादर देन वरिंग अबाउट हाउ मच आइस दे हैव लेफ्ट टू स्टैंड। मतलब हम चिंता करते हैं कि उसके बाद आइस बची कि नहीं बची जिंदा रहने के लिए, लेकिन जा जाके उसको मारते रहते हैं, शूट करते रहते हैं। तो अगर हम एथिकल होते तो सबसे पहले तो हम उनको मारना बंद कर देते। That's a valid argument, but it misses the point where were it not for climate change, we would be giving even less thought to polar bears and would see little connection between actions and their fate. तो ये कह रहा है ऑथर की नहीं, लेकिन ये आर्गुमेंट आपका भले ही वैलिड हो, लेकिन इसमें एक चीज आप मिस कर गए कि क्लाइमेट चेंज के कारण ही हम पोलर बेयर की बातें भी करते हैं, अदरवाइज हम उसकी बातें भी ना करें, है ना। तो मतलब ऑथर ने यहाँ पे एक तरफ अपना पहले काउंटर पॉइंट दिया है, फिर उसी चीज को उसने रिफ्यूट किया, ठीक है। तो पूरे पैसेज में उसने इसी तरीके से बढ़ाया आगे कि पहले उसने बोला कि जरूरत क्या है यार क्लाइमेट चेंज के बारे में चिंता करने की, कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं, बल्कि कुछ लोगों को तो फायदा ही होगा इससे। लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं नहीं, प्रॉब्लम है इसमें। एक तो ये कि डिफरेंशियल इम्पैक्ट हो रहा है लोगों के ऊपर, और हाई एंड अनसर्टेनिटी, और इससे तो इनइक्वालिटी लोग में बढ़ेगी। तो दूसरा ये कि वी डोंट इवन नो व्हेन इट विल एंड। 6.4 पे चला गया तो फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, राइट। एंड देन ही टॉक्ड अबाउट दिस क्लाइमेट चेंज स्केप्टिक्स। सो आई होप द पैसेज इज क्लियर, इसमें कोई चैलेंज तो नहीं है किसी को? Great. Let's look at the questions. Which of the following scenarios is most similar to the argument regarding polar bears that climate change skeptics use as mentioned in the last paragraph of the passage? तो पोलर बेयर के रिगार्डिंग आर्गुमेंट क्या था कि भाई अगर हमें उनकी जरा भी चिंता होती तो हम उसको मारते नहीं, rather than trying to save its habitat, we would in the first place not kill it, right? तो इसमें से कौन सा इस तरह का है? Climate change will lead to an increase in
the number of chin strap penguin but lead to extinction of behavior hydro leech. तो ये दो अलग अलग स्पीशीज की बात कर रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे. Amid increase in global temperatures, which might be quite pleasant in Canada, is potentially disastrous for population. ये this is not the argument of polar bear वाला, right? This is not the argument of the last passage. ये argument पहले के पैराग्राफ का था कि एक जगह जो है वो फायदा हो रहा है, दूसरी जगह नुकसान हो रहा है. This is wrong. If we were concerned about climate change, we could take decisive action now and not wait for the impact to deepen. Okay, इसको कोई रख सकता है. Helping the poor now rather than helping the descendant in the end of the century is the better indicator of our concern for the global poor. तो ये कह रहा है भाई आपको अगर लोगों को हेल्प करनी है, पुअर लोगों को, तो उनको आज हेल्प करो ना. आपने एक पुअर को जाके बोला कि भाई मैंने तेरे नाम पे किसान विकास पत्र खरीद लिए और तेरे बच्चों को 15 साल बाद वो मिल जाएंगे, तो क्या आपने सेंसिबल काम किया है? नो. तो उसने यही बात बोल रहा है ना, बोल रहा है जो क्लाइमेट, ये जो पोलर बियर वाले लोग हैं वो यही आर्गुमेंट देते हैं कि आप उनको आज तो मार रहे हो और बाद में ये सोच रहे हो कि उनका हैबिटेट खत्म ना हो. तो इस तरह का आर्गुमेंट दिया. तो ये फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. डू वी एग्री? या ये समझ नहीं Now, आएगा? why not Yes, C? sir. हाँ सर, सी क्यों नहीं? वैसे मार्क तो सी किया था सर. सी क्यों नहीं? फिर एक बार फिर से समझा दो. देखो, ये जो आर्गुमेंट रिगार्डिंग पोलर बेयर था, जो क्लाइमेट चेंज स्केप्टिक्स यूज करते हैं. क्लाइमेट चेंज स्केप्टिक्स कौन होते हैं? जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर डाउटर्स होते हैं, जो कहते हैं कि यार ये क्लाइमेट चेंज में सब फालतू की बात. तो अब सपोज पोलर बेयर है यहाँ पे, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज वाले लोग क्या कहते हैं कि यार देखो क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो वहाँ पे आइस मेल्ट हो जाएगी. जो हमारे आर्कटिक जो आइस कैप्स है ना, जो हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, वहाँ पे रहते हैं ये लोग, तो आइस मेल्ट हो जाएगी, तो ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? ये लोग मर जाएंगे. बोलता है यार अगर हमें इनकी इतनी चिंता होती तो इनको हम शूट क्यों करते? सबसे पहले तो उनको शूट करना बंद करो ना. तुम तो उनका हैबिटेट बचाने में शुरू लगे हुए हो, जो कि उनको 20 साल बाद वो खत्म होंगे. Right? They may perhaps, let's say, if the global warming continues, it may take them 20 years, 50 years, or 100 years to become extinct. But you are trying to make them extinct today by shooting them. तो आपको अगर इतनी क्लाइमेट की चिंता, आपको अगर पोलर बेयर की इतनी चिंता है, तो उनको आज हेल्प करो ना जाके. आज मारना छोड़ दो उनको. फॉरगेट अबाउट योर क्लाइमेट चेंज थिंग. यू गेट द पॉइंट? तो वो पॉइंट ऐसा ही हो गया ना कि आपको अगर किसी गरीब को हेल्प करना है और आप उस गरीब को बोल रहे हो कि भाई मैं तेरे बच्चे की ना एजुकेशन के लिए एक फिक्स डिपॉजिट कर रहा हूँ और ये 15 साल का फिक्स डिपॉजिट है, और तेरे को 15 साल बाद तेरे बच्चे को पैसे मिलेंगे जब वो स्कूल कॉलेज में जाने के लायक होगा. तो बोल रहा है यार उससे क्या फायदा? गरीब आज मर रहा है भूखा, उसको आज हेल्प करो. 15 साल बाद तो बच्चों के उसके एजुकेशन के लिए फिक्स कर रहे हो. वही बात है ना ये. इसलिए डी करेक्ट है. अब सी में कहता है if we were concerned about climate change we would take decisive action now and not wait. decisive action what? ये अलग आर्गुमेंट है. ये पोलर बेयर को मारने वाली बात हो रही है, शूटिंग वाली बात हो रही है. दिस इज नॉट अबाउट क्लाइमेट चेंज. इफ वी वर कंसर्न्ड अबाउट पोलर बेयर वी वुड स्टार्ट बाय नॉट शूटिंग देम. दैट मींस फॉरगेट अबाउट क्लाइमेट चेंज. हम तो उसको वैसे ही खत्म करने पे तुले हुए. ये वाला सी बोलता है वी वुड टेक डिसाइसिव एक्शन नाउ. डिसाइसिव एक्शन अबाउट व्हाट? क्लाइमेट चेंज. ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज का एक्शन हमें भी लेना चाहिए. वो तो कह रहा है इसको मारना है अभी बंद करना चाहिए. बात समझ रहे हो आप? फर्क क्या है दोनों में, सी और डी में? ये तो बिल्कुल ही गलत है. ये जो क्लाइमेट चेंज स्केप्टिक्स हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज की चिंता है तो हमें तो आज एक्शन लेना चाहिए. आज एक्शन लेना चाहिए कौन सा? क्लाइमेट चेंज के लिए नहीं. इनको गोली मारना बंद कर देना चाहिए. अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं थोड़ा और नंबर से समझाता हूँ. सपोज आज दुनिया में 100 पोलर बियर है सपोज, ठीक है. और जो क्लाइमेट चेंज के लोग हैं, जो बेचारे क्लाइमेट चेंज का रोना रोते रहते हैं सुबह से रात तक, वो कह रहे हैं कि देखो यार अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं की, कार्बन एमिशन कम नहीं किए, तो हो सकता है कि 50 साल बाद इनकी संख्या जो है वो 50 रह जाए. ठीक है भाई. ये बोलता है जो क्लाइमेट चेंज स्केप्टिक कि तुम बात कर रहे हो 50 साल बाद 50 करने की, यहाँ तो तुम आज इसको मारते रहते हो. जहां दिखता नहीं है पोलर बेयर तुम शूट कर देते हो उसको. मतलब तुम, मतलब ये नहीं क्लाइमेट चेंज वाले, कोई भी शूट कर देता है. सबसे पहले तो ये रोको ताकि वो वैसे ही 50 ना हो जाए. फॉरगेट अबाउट हेल्पिंग देम बाय टेकिंग केयर ऑफ क्लाइमेट चेंज लेटर ऑन. अभी उनको गोली मारना बंद करो. वो ये नहीं कह रहा है कि अभी क्लाइमेट चेंज अभी करो. जो क्लाइमेट चेंज तुम बाद में ठीक करने वाले हो वो तुम आज सुधारो. आई होप नाउ इट इज क्लियर कि अभी भी नहीं हुआ. हो गया सर. सबको Okay, sir. चलो वेरी गुड. तो इसलिए सी बिल्कुल ही गलत था. कोई मतलब कहीं दूर दूर से भी सी सही नहीं. Which of the following can be inferred from third para of the passage? What about the impact 3 billion others? बताओ.
टेम्परेचर वेरिएशन रिजल्ट इन राइजिंग सी लेवल विच विल अफेक्ट नॉट अफेक्ट मोस्ट पॉपुलेशन। देखो ये तो ये यहाँ पे देखते हैं क्या व्हाट अबाउट द इम्पैक्ट 3 बिलियन अदर्स। यहाँ पे ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी के लिए फायदा होगा यहाँ पे किसी को और किसी को नुकसान, है ना। तो कौन सा आंसर ले सकते हैं इसमें हम? बी। बी ऑप्शन। बी फॉर बॉम्बे। यस सर। क्योंकि यस सर। अगर आप पूरा पैराग्राफ देखोगे तो इसमें यही बताया गया है कि या तो एक्सेस डेथ होगी बट इट इज फार फ्रॉम क्लियर द नेट इफेक्ट, इट माइट इवन बी बेनिफिशियल। दूसरा राइज इन सी लेवल है, इसमें कुछ होने वाला है नहीं इससे नुकसान। फ्रेश वाटर की बात है तो ठीक है, कुछ लोगों को नुकसान होगा कुछ लोगों को फायदा होगा, तो मतलब कि दोनों ही है, इट इज बेनिफिशियल ऑल्सो एंड इट इज हार्मफुल ऑल्सो। अगर आप बाकी के ऑप्शन देखो, टेम्परेचर वेरिएशन एंड राइज इन सी लेवल मे लीड टू सम बेनिफिट, दैट इज ओके, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग ना। दूसरी बात, टेम्परेचर वेरिएशन कैन हेल्प बट सी लेवल का बेनिफिट नहीं है कुछ भी, सी लेवल का कोई बेनिफिट नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत है। इंक्रीज इन वेरिएशंस रिजल्ट इन लोअर वाटर स्ट्रेस फॉर सम पीपल, नॉट फॉर ऑल, नॉट फॉर ऑल, तो ये भी गलत है। टेम्परेचर वेरिएशन रिजल्ट इन राइज इन सी लेवल विच विल नॉट अफेक्ट मोस्ट पॉपुलेशन, दैट इज नॉट द मेन आइडिया और मेन इन्फ्लुएंस ऑफ दिस। करेक्ट आंसर बी। एग्रीड? यस सर सर। थर्ड पैरा में तो बट मेनली वो बेनिफिट्स ही हमें बताना चाह रहा था ना इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम, कॉज प्रॉब्लम तो नेक्स्ट पैरा से स्टार्ट हो रही थी, सो व्हाट इज क्यों द प्रॉब्लम? क्यों 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 देखो, excess deaths from either heat or cold, but it is far from clear the net effect will itself in be harmful, it might even be beneficial। ठीक है, तो might even be beneficial, लेकिन हार्म तो है ना, कुछ लोग तो मरेंगे तो वो तो हार्म हो गई ना। देखो सो आई थॉट द suppose मेन करो आइडिया कोई, वाज इट। नहीं सी सपोज somebody lives in a equatorial region और वहां पे 6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो तो मर ही जाएगा ना। लेकिन कनाडा में अगर कोई है, नॉर्थ पोल पे कोई बैठा है, 6 डिग्री बढ़ भी गया तो वो मरेगा तो नहीं, वो लाइफ उसकी थोड़ी कंफर्टेबल होगी। तो अब क्या उसको हम कह सकते हैं ओवरऑल इट इज बेनिफिशियल फॉर दी मैनकाइंड? नो, नो सर। फुल भी है लेकिन बेनिफिशियल भी है। सिमिलरली वाटर का जो क्राइसिस है वो बढ़ जाएगा इतने लोगों के लिए, लेकिन इतने लोगों के लिए कम हो जाएगा वो, तो हम बोल सकते हैं कि हार्मफुल भी है और बेनिफिशियल दोनों है। वी कैन नॉट से इन नेट इट इज बेनिफिशियल, वी कैन नॉट से दैट, है ना। ओके सर। ठीक है। According to the author, the seemingly natural relationship of policy to time and certainty is inverted in the case of climate change because, तो टाइम से इसलिए है क्योंकि ये अभी नहीं हो रहा है इमीडिएटली, इट इज डेफर्ड, और सर्टनिटी इसलिए क्योंकि ये अनसर्टन है। तो अनसर्टनिटी इन क्लाइमेट चेंज एंड डेफर्ड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज जस्टिफाई कॉन्क्रीट पॉलिसीज। सर ये मेरे को समझ में ही नहीं आया था ये क्वेश्चन ही, मैंने छोड़ दिया था 11th वाला, एक बार एलेबोरेट कर दो ना इसको, 11th क्वेश्चन को। 11th मतलब क्वेश्चन, मतलब पॉलिसी टू टाइम एंड सर्ट, मतलब वेरी गुड गुड कुछ क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ क्या है। The peculiarity of climate change is that the seemingly natural relationship policy to time and certainty is inverted। इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज करो कि अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कंट्रीज क्या करती हैं, कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, दे इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, राइट। इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करने से क्या होता है कि मनी सप्लाई कम हो जाती है, तो इन्फ्लेशन हैज टू कूल डाउन। अभी ये तो पता है हमको, मोस्ट ऑफ अस नो, एटलीस्ट जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, और जो नहीं भी पता है तो आपको पता होना चाहिए, वी शुड नो दिस राइट एज एन एमबीए स्टूडेंट, या मतलब एस्पायरिंग एमबीए, दैट व्हेनेवर देयर इज हाई इन्फ्लेशन, जैसे कि आपने देखा 22-23 में ग्लोबली अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन था, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में इतना इन्फ्लेशन पिछले 50 सालों में नहीं देखा गया। तो सेंट्रल बैंक जहाँ पे इंटरेस्ट रेट 0%, 1% हुआ करते थे, वहां से रेज होकर 5%, 6% तक चले गए, 5.25% है आज भी यूएस में, विच इज अनप्रेसिडेंटेड। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिसी होती है, ठीक है, उसका टाइम और सर्टनिटी से डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। मतलब कि आपने ये आपको मतलब इसमें अनसर्टनिटी नहीं है कि हाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने, और इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन अभी इमीडिएटली बढ़ रहा है तो ये अभी इमीडिएटली बढ़ाने से इंटरेस्ट रेट ही इन्फ्लेशन कूल डाउन। सो देयर इज अ सर्टनिटी और देयर इज अ नेचुरल रिलेशनशिप ऑफ पॉलिसी टू टाइम एंड सर्टनिटी, है ना। ये बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इन्वर्टेड नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन अब आप क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो इमीडिएटली अभी नहीं है ना। इन्फ्लेशन तो अगर आज ठंडा नहीं होगा तो मतलब मार्केट की हालत खराब हो जाएगी,
मतलब people will start crying, right? Goods will start costing you a huge amount of more money right away. There is no deferred issue, deferred impact. Whereas in case of climate, the impact is deferred. मतलब आज अगर टेम्परेचर बढ़ने लगा है 1% हो गया, 1.1% बढ़ गया है, जो भी बढ़ गया, डिग्री बढ़ गया, तो आपको आज थोड़ी फील हो रहा है, इंक्रीमेंटली फील होगा ना आपको 50 साल बाद. इसलिए लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं. इसलिए वो ये कह रहा है कि ये एक सीमिंगली नेचुरल रिलेशनशिप ऑफ पॉलिसी टू टाइम एंड सर्टेनिटी इज इन्वर्टेड, बट दैट इज द रीजन एग्जैक्टली व्हाई इट शुड बी डन. क्योंकि हम से सोच के चलते हैं कि यार ये तो अनसर्टन है और बहुत आगे बाद में इम्पैक्ट होगा, इसलिए कोई फायदा नहीं कुछ करने से. लेकिन ऑथर यही कह रहा है, ठीक है, कि हमें अब ये इस चीज को एड्रेस करना चाहिए. तो ऑथर जो है सीमिंगली नेचुरल रिलेशनशिप इज इन्वर्टेड इन केस ऑफ क्लाइमेट बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी इन क्लाइमेट चेंज एंड डिफर्ड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज जस्टिफाई कॉन्क्रीट पॉलिसीज. तो ये जो यहाँ पहले इसमें दिया हुआ है कि द peculiarity of climate change is that the seemingly natural relationship of policy to time and this inverted, and it is precisely because climate change is so uncertain that we have to consider the possibility that it will bring disaster on a global scale. And it is precisely because its impact is long deferred that we must act decisively. तो इसकी रिलेशनशिप तो इन्वर्टेड है, लेकिन यही रीजन है कि इसको हमें अभी एड्रेस करना है. अभी आया समझ में? यस सर, क्लियर. है ना? ठीक है, चलो. तो इसमें ए करेक्ट आंसर है, ठीक है. अनसर्टेनिटी और डेफर्ड इम्पैक्ट वो यहाँ पे दिया ही हुआ है ना, साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ, देखिए. इम्पैक्ट इज लॉन्ग डेफर्ड एंड दिस इज सो अनसर्टन दैट वी हैव टू कंसीडर द पॉसिबिलिटी दैट विल ब्रिंग. बाकी क्या आप देख लो, कॉन्क्रीट पॉलिसीज कैन ओनली मिटिगेट बिकॉज ऑफ द डिले, पॉलिसीज कैन ओनली डिले द इफेक्ट, ये सब कुछ नहीं है. करंट पॉलिसी है एडवर्स इफेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा है. वो सिर्फ ये बोलना चाह रहा है कि ये बिकॉज इट इज अनसर्टन एंड बिकॉज इट इज सो लॉन्ग डेफर्ड दैट वी नीड टू एक्ट नाउ. Okay. Author mentions highest value in high emission scenario to be an alarming 6.4 to show that. ये तो easy है. The adverse impact of global warming may have been understated. अभी तक कितना बताया गया है? 2.4 डिग्री, right? अभी तक हमको बताया गया है कि ये 2.4 डिग्री है, लेकिन नहीं, सॉरी, ये यहाँ पे नहीं है, ये 6.4 हो सकता है. ठीक है. The lowest value in high emission might be this, but highest is an alarming this. And some people consider IPCC unduly cautious. तो कौन सा आंसर हुआ इसमें? Adverse impact have been understated, right? देखो, ये नहीं है कि planet will become soon inhabitable, ऐसा नहीं बोल रहे हैं. ये तो high end scenario माना गया है. Net effect will be harmful, ये भी नहीं बताने की any temperature variance, ये सब कुछ नहीं है. Correct answer इसमें A है. वो बताया कि भाई आपने understate करके रखा हुआ है इसको. तो ठीक है, do we all agree? Are we all clear on this? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट, फंटास्टिक. आइए अब हम चलते हैं फटाफट पैसेज नंबर 1 की तरफ, 2 की तरफ. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैसेज है. इसमें बोला जा रहा है कि जो पॉलिटिक्स है वो ट्राइबल हो गई है. ट्राइब मतलब क्या होता है ना? हमें पता है कि ट्राइब मतलब जैसे हमारे दिमाग में आपको अंडमान निकोबार या फिर बस्तर या कोई भील, इस तरह के भील व्हील टाइप के लोग दिमाग में आएंगे, है ना, जो आधे अधूरे नंगे और बड़ा को डांस वांस उलू डुलू करते रहते हैं, कुछ ऐसे करते रहते हैं, राइट? इनको ट्राइब बोलते हैं. प्रिमिटिव टाइप के लोग जो अभी भी दुनिया में मतलब ऐसी जगहों पर अपना पुरानी स्टाइल के है. डेली क्लास होती है आरसी की. देखिए, क्लास होती है वीक में, एक क्वेश्चन में एड्रेस कर देता हूँ बीच में. इनका काफ़ी क्लास होती है, 4 क्लास अब समझो वीक में, 2 बेसिक्स की और 2 एडवांस की होती है, ठीक है. और इसके अलावा असाइनमेंट्स होते हैं. असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे जिसके अंदर ऐसे आरसी मिलेंगी और उसके एक्सप्लेनेशन इसी तरह से मिलेंगे. तो आप समझ लो कि आपको डेली कुछ ना कुछ काम मिलेगा. चलिए आगे चलते हैं. Tribes are distinguished from other human groups by their relatively clear social boundaries, often defined by kinship and demarcated territory. It is clear that our political groups are currently increasingly based on single aspect of common identity with unambiguous boundary, such as race and educational status. तो यहाँ से हम ये समझे हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिक्स जो है वो कैसी बनती जा रही है, कि वो ग्रुप्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से एक सिंगल एस्पेक्ट ऑफ कॉमन आइडेंटिटी से डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं. मतलब या तो रेस हो गया, मतलब ब्लैक और वाइट, या एजुकेशनल स्टेटस, अनपढ़ और जो पढ़े लिखे, मतलब कॉलेज एजुकेटेड और नॉट कॉलेज, अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो मतलब पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं वो इस तरह से बन चुके हैं, ठीक है. ईदर दे आर बेसिकली फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड एजुकेशनल स्टेटस और सम अदर क्लियर बाउंड्री दैट डिस्टिंग्विशेस देमसेल्व्स फ्रॉम अदर पॉलिटिकल ग्रुप्स.
Equally deniable, however, is the undeniable, however, is that most commentators vastly misunderstand the nature of tribes. The mistaken view of tribes as primitive, violent, and insular. Insular means जो अलग ही रहते हैं, isolated. Is already having pernicious, means harmful effects on our response to the new era of politics. हम ट्राइब्स को बहुत गलत समझते हैं. हम ट्राइब्स को समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिमिटिव है, वायलेंट है ना. जैसे आपने देखा होगा कि वो उबाल रहे हैं इंसान को, उसमें आपने पिक्चरों में देखा होगा या कहीं देखा होगा फोटो कि वो एक कढ़ाई वाड़ी उनकी लगी हुई है, उसमें इंसानों को उबाल रहे हैं, वो खा जाएंगे वो उसके बाद पकड़ के. इंसुलर. तो ये इस तरह की जो अगर हम ट्राइब को व्यू करते हैं तो इससे ऑलरेडी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं हम कैसे पॉलिटिक्स को रिस्पॉन्ड करें. If we hope to live productively in this new political era, it helps to understand what tribes actually are and how, rather than simply being the cause of our political problems, tribalism can also contribute to the solution. तो अगर हमें इस पॉलिटिकल एरा में ढंग से रहना है तो हमें ट्राइब को समझना पड़ेगा और फिर उससे ये फायदा होगा कि ना तो हम केवल इस प्रॉब्लम को भी समझ सकेंगे, ठीक है, और उसके बाद कुछ सोल्यूशन भी बता सकेंगे. राइट. ट्राइबलिज्म जो है उसके फीचर्स इस पॉलिटिकल इश्यूज का सोल्यूशन भी बता सकते हैं. तो यहाँ से यहाँ तक हमें ये समझ में आया कि ट्राइब्स को हम गलत समझते हैं, प्रिमिटिव, वायलेंट, और उसी हिसाब से हम पॉलिटिकल पार्टीज को भी हैंडल करते हैं. तो ये हमारा जो कि हम गलत करते हैं. तो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज political these tribes from a different perspective, and that will help us in understanding these politics also. Our colloquial evocation of tribalism mostly reflects outmoded anthropology. Scientists once believed that tribes were defined by the rigid social structure which were coercive. Tribes were thought to be able to integrate their individual members only through stultifying and imposed repetition of social custom. तो ट्राइबल जो स्ट्रक्चर था उसको हम समझते थे कि ये कोयर्सिव है, मतलब इंसानों को फोर्स किया जाता है वहां पे कि आपने किसी को फोर्स कर दिया कुछ करने के लिए. इंडिविजुअल मेंबर्स को आप पकड़ के आप उसको जबरदस्ती में इंपोज कर रहे हो उसके ऊपर. लेकिन ईयर्स ऑफ एम्पेरिकल स्टडीज, एम्पेरिकल मीन्स जब आपने ग्राउंड पे जाके कुछ रिसर्च करिए, show that even as they defined by relatively narrow identity, they are characterized by porous boundaries. Tribes continually sample one another's practice social forms. Speaking about American Indians, James Boone, Princeton anthropologist, noted that each tribal population appears almost to toy with the patterns that are fundamental to its name. So just give me 1 second. Somebody is trying to reach. Just a second. Hello. सॉरी. तो यहाँ पे क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि ट्राइब जो है वो काफी रिजिड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. इन्होंने जो ग्राउंड पे स्टडी करी है उसमें इन्हें पता चला है कि ट्राइब जो है वो काफी उनकी बाउंड्रीज पोरस है एंड दे बेसिकली टॉय विद पैटर्न्स दैट आर फंडामेंटल टू इट्स नेबर. मतलब वो अपने दूसरी ट्राइब्स के भी जो पैटर्न्स हैं या उनकी हैबिट्स हैं या उनके तरीके हैं, तौर तरीके हैं, रिचुअल्स हैं, उनको वो अपना लेते हैं. Tribes also frequently adopt outsiders. Reciprocity too is a central part of traditional tribal life. Moral or material indebtedness they know can serve the foundation of a strong relationship. It is common against Berbers for leader to be chosen or ratified by the group opponents on the theory that one's current enemy may later be an ally. तो ये एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे कि आप आउटसाइडर्स को कैसे अडॉप्ट करते हो और एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हो. रेसिप्रोसिटी मीन्स एक दूसरे को हेल्प करना. तो ये जो बर्बर्स हैं नॉर्थ अफ्रीका के, इनकी जो कैसे ये डील करते हैं कि अपने लीडर्स को ये चूज कराते हैं या रेटिफाई कराते हैं, मींस एक्सेप्ट कराते हैं बाय ओपोनेंट्स. मतलब दूसरी ट्राइब से पूछते हैं अच्छा भाई इसको बना दें हम प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे या प्रेसिडेंट, ताकि क्योंकि इनको लगता है कि एक आज हमारा दुश्मन है तो कल को दोस्त भी बन सकता है. तो इस तरह से ये लोग एक दूसरे से हेल्प लेते हैं. तो ही इज ट्राइंग टू बेसिकली करेक्ट आवर व्यूज अबाउट ट्राइब्स की ट्राइब्स ऐसा नहीं है कि अपने अंदर आइसोलेशन में रहते हैं, बल्कि ये है कि वो दूसरी ट्राइब से भी आइडियाज लेते रहते हैं, बल्कि दूसरी ट्राइब से कई बार एक्सेप्टेंस भी लेते हैं और एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर चलते हैं, ऐसा बताने की कोशिश करते हैं. एक सेकंड. हाँ. All right. Many tribes share the common practice of marrying members of enemy tribes to reduce likelihood of internecine. Internecine means आपस में एक दूसरे से something that
can mutually affect each other. As a result of intermarriage and trading relations, high proportion of tribes are multilingual. Nor are tribes authoritarian. Tribes often do not like much power in too few hands and hence employ a wide variety of practices and redistribute. तो ये again दो myths उसने हमारे shatter किए. आपस में भी शादियां होती हैं इनकी ताकि आपस में लोग लड़ाई ना करें. मल्टीलिंगुअल भी हैं ये, अथॉरिटेरियन भी नहीं है, पावर डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं. दिस माइट सीम क्वाइट डिस्टेंट फ्रॉम पार्टिसन ट्राइब्स ऑफ आवर प्रेजेंट पॉलिटिक्स. तो ये हमारी पॉलिटिक्स से बहुत दूर लगेगा हमें. विच सीम ऑलमोस्ट टू बी कैरेक्टराइज्ड बाय देयर पग्नेशियसनेस. पग्नेशियसनेस मींस होस्टिलिटी. ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी तो लड़ती रहती है एक दूसरे से. But the point is that anthropologically narrow identity groups such as tribes aren't defined by exclusionary traits. The existence of narrow group identities doesn't imply hostility among such groups. तो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इतनी आपस में होस्टाइल हैं, लेकिन अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो ट्राइब्स के अंदर ऐसे एक्सक्लूसिवरी ट्रेट्स नहीं है. नैरो ग्रुप आइडेंटिटी भले ही उनकी हो, इट डजंट मीन कि वो होस्टाइल है एक दूसरे, है ना. तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है कि नैरो तो ग्रुप आइडेंटिटी है इनकी, काले काले और पढ़े लिखे और ना पढ़े अनपढ़, लेकिन उसके कारण ये हॉस्टिलिटी होती है इनमें, जो कि ट्राइब्स में नहीं होती. Indeed, there is a reason that tribes historically have not embraced the rigid structural identities and institutions evident in our politics today. Actual tribes know that social isolation limits their flexibility, but we can only sustainably avoid paying such costs when we understand that resorting to defensive boundaries, even when we have gone tribal, is not our natural default position. ठीक है, तो यहाँ पे ये rigid structure लेकिन नहीं चलते. If politicians and ordinary citizens insist on using tribal metaphors to define our present identity politics, we need a more apt metaphor to understand tribes themselves. तो अगर हम पॉलिटिशियंस और ऑर्डिनरी सिटीजन अगर हम ट्राइब को एज अ मेटाफोर यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द प्रेजेंट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, देन हमारे लिए एक ट्राइब्स के लिए करेक्ट मेटाफोर चूज करना पड़ेगा. वी कुड डू वर्स देन टू थिंक ऑफ ट्राइब्स एज अमीबास. अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है, वी कुड डू वर्स देन टू थिंक. इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज अ गुड थिंग और दिस इज अ बैड थिंग. आई कुड डू वर्स देन XYZ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट I'm justifying, matlab, is it justified? Suppose I say that I could do worse than XYZ. तो मतलब मैं XYZ कर रहा हूँ तो क्या अच्छा कर रहा हूँ या खराब कर रहा हूँ, बताइए. खराब. अच्छा कर रहे हो अभी आप. अच्छा कर रहे हो. I could do worse means कि ये अच्छी चीज कर रहा हूँ. अगर मैं बोलता हूँ I could do better than XYZ, मतलब खराब कर रहा हूँ. सपोज मैं आपको सजेस्ट करूँ that you could do better than what you are doing today. This means are you doing your best or you can do better? मतलब you are not doing good. But if I say that you can do worse than what you are doing, which means अभी तो आप अच्छा ही कर रहे हो, अब आप उससे खराब कर सकते हो, मतलब this is a good thing that you are doing. Okay? तो वर्स तो सुपरलेटिव होता है ना, तो मतलब नहीं अभी करंट. एक मिनट. See, you could do worse मतलब कि आप उससे खराब कर सकते हो. तो मतलब ये कि आप अच्छा कर रहे हो ना आज. If I say you could do better, worse is not superlative, bad, worse, worst, or good, better, best. So suppose I say that the best thing that you can do is join this college. तो क्या आप अभी अच्छी चीज कर रहे हो या मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं ये चीज ज्वाइन करना बेस्ट. और मैं अगर बोलूँ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज ज्वाइन दिस XYZ कॉलेज, तो अभी आपने जो कॉलेज ज्वाइन किया है वो XYZ से बेटर है या खराब है, बताइए. बेटर है. बेटर है ना. तो यू कुड डू वर्स देन जॉइनिंग XYZ कॉलेज मींस कि XYZ कॉलेज ठीक है ना, आप उसके अगर आप खुद ज्वाइन करोगे तो खराब ही करोगे. तो वैसे ही अगर मैं बोल रहे हैं कि वी कुड डू वर्स देन टू थिंक ऑफ ट्राइब एज अमीबास, मतलब कि अमीबा इज अ राइट मेटाफर. ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, whose very shape adapts to fit changing circumstances. तो ट्राइब्स आर लाइक अमीबास. अमीबा जैसे शेप चेंज कर लेता है, वैसे ही ट्राइब्स भी अपना शेप चेंज कर लेते हैं. ऑलराइट, तो एक बार ये वाली लाइन बता सकते हैं, our colloquial evocation of tribalism mostly reflects outmoded anthropology. कहाँ पे? So सेकंड पैरा. second para, second last line. ये यहाँ पे colloquial वाली सर. अच्छा ये our colloquial से आर anthropology कलोकियल. तक. देखो Yes, कलोकियल मतलब क्या होता है, जो बोलचाल की भाषा में. तो आर कलोकियल इवोकेशन ऑफ ट्राइबलिज्म, जिस तरह से हम ट्राइब को रेफर करते हैं, बात करते हैं उसके बारे में, ये एक आउटमोडेड एंथ्रोपोलॉजी, मतलब दिस रिफ्लेक्ट्स आउटमोडेड एंथ्रोपोलॉजी मींस स्टडी ऑफ मैनकाइंड, कि ये आउटडेटेड हो गई है. मतलब इस तरह की बातें
जो हम ट्राइब्स के बारे में करते हैं ये अब आउटडेटेड हो चुकी है। कैसे? साइंटिस्ट वंस बिलीव दैट ट्राइब्स वर डिफाइंड बाय द रिजिड सोशल स्ट्रक्चर्स। साइंटिस्ट पहले बिलीव करते थे कि वो रिजिड सोशल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे कोएर्सिवनेस होती है, मतलब एक दूसरे को फोर्स करते हैं कि इनके इंडिविजुअल मेंबर्स को वो जबरदस्ती कुछ ना कुछ कराते रहते हैं, रिपीटिशन ऑफ सोशल कस्टम कराते रहते हैं। तो ये चीज चेंज हो गई है अब, ठीक है, ये चीज चेंज करनी पड़ेगी। वो यहाँ से दिया उसने, बट कैसे? Yes, व्हाई so इज ही good. सेइंग दैट ये आउटडेटेड है? क्योंकि उसने जो स्टडी करी है उस स्टडी में ये निकल के आया है कि ट्राइब्स आर नॉट रिजिड स्ट्रक्चर्स, ट्राइब अडैप्ट टू देयर अदर ट्राइब्स व्हिच आर नियर टू देम, tribes are open to accepting the norms of other tribes also, tribes are open to even getting their leaders ratified by the other tribes because they think that tribes can be an ally also, they also have a inter tribal marriage, so इनके आपस में कोऑपरेशन भी बहुत होता है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो हम पॉलिटिक्स को, मतलब देखो पूरा पैसेज का क्रक्स क्या है कि पॉलिटिक्स को हम ट्राइब जैसा कहने लगे हैं, है ना, हम बोलने लगे कि यार पॉलिटिकल पार्टी तो ट्राइब जैसी हो गई है, लेकिन हम गलत कह रहे हैं, क्योंकि ट्राइब पॉलिटिकल पार्टी तो ठीक है गलत तरीके से काम कर रही है, लेकिन ट्राइब का हमारा अंडरस्टैंडिंग गलत है। ट्राइब को हमें ऐसा इस तरीके का व्यू नहीं करना चाहिए। ऑथर कह रहा है ट्राइब का हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि ट्राइब इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, ट्राइब इज अ वेरी ओपन काइंड ऑफ अ थिंग विच अडैप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। देयरफॉर वहां से जो हम ट्राइब से जो सीख रहे हैं वो हमें ये पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर लगाना चाहिए। इनकी आइडेंटिटी बहुत ही रिजिड है और ये लड़ते रहते हैं आपस में, जबकि ट्राइब जो है वो लड़ते नहीं रहते, वो होस्टाइल नहीं है एक दूसरे से। लेकिन हमारे दिमाग में परसेप्शन बना हुआ है कि ट्राइबल्स आर होस्टाइल, दे कीप फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर, तो वो उसीलिए हम पॉलिटिकल पार्टीज को ट्राइब्स से कंपेयर करते हैं, तो वो गलत है। इज दिस ऑल व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से इन दिस पैसेज? डज इट मेक सेंस? यस शुभांशु। Yes, sir. सर दिस अमीबा थिंग इज सेड बाय ऑथर ओनली, राइट? मतलब हाँ ये टेल हाँ वाला चीज है अपने लिए, कॉमनर्स के लिए, एंड ऑथर बोल रहा है इट इज अमीबा, ट्राइब्स आर अमीबा क्योंकि वो शेप ले लेते हैं। हम्म। ओके, राइट। वो ये कह रहा है कि अगर पॉलिटिक्स और ऑर्डिनरी सिटीजन जो है वो मेटाफर ट्राइब, मतलब पॉलिटिक्स के लिए अगर मेटाफर लाते हैं ट्राइब का, तो हम एटलीस्ट जो है बेटर कर सकते हैं। और हम मतलब हम अगर ट्राइब्स को अमीबा कहें तो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग द राइट थिंग बाय कॉलिंग देम अमीबा। एप्ट का मतलब क्या होता है सर? फिट, अप्रोप्रिएट, करेक्ट, अप्रोप्रिएट, एप्ट मींस अप्रोप्रिएट, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स लुक एट क्वेश्चंस। Which fundamental distinction between tribalism and present politics does the author allude to in the first sentence of the 8th para? This might sound like a present politics. तो ट्राइबलिज्म और प्रेजेंट पॉलिटिक्स में फर्स्ट सेंटेंस ऑफ 8th para, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ 8th para क्या है? दिस माइट साउंड लाइक क्वाइट डिस्टेंस, पग्नेशियसनेस। तो बताइए, ट्राइब्स डोंट डेमोन्स्ट्रेट द ग्रीड फॉर पावर एविडेंट इन पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी, राइट? ये हो सकता है। ट्राइब्स आर मोर पग्नेशियस, ये तो झूठ बोल रहा है। ट्राइब्स आर मोर पग्नेशियस मींस होस्टाइल, तो क्या ट्राइब्स ज्यादा होस्टाइल है प्रेजेंट पॉलिटिक्स से? गलत। नैरो ग्रुप आइडेंटिटी इन पॉलिटिक्स डजंट इंप्लाई हॉस्टिलिटी एज इट डज इन ट्राइबलिज्म, मतलब अगेन ट्राइबलिज्म को हॉस्टिलिटी से उसने इक्वेट कर दिया, तो वो तो गलत कर दिया। ट्राइब्स आर फंडामेंटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बिल्कुल उल्टा बोल रहा है। ट्राइब्स में तो वो बोलता है अथॉरिटेरियनिज्म नहीं होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है। ये देखो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कहाँ गया वो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और ये रहा, नॉट आर नॉर आर ट्राइब्स अथॉरिटेरियन, दे डू नॉट लाइक टू मच पावर इन टू फ्यू हैंड्स। तो साफ साफ बोल रहा है ये, तो ये तो बिल्कुल ही झूठ, तीनों बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है, राइट? तो सॉरी कहाँ आ गया, हाँ, करेक्ट आंसर ए, एग्रीड। यस सर। Yes, sir. ये इजी था, मतलब इसमें 3 एलिमिनेट आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि 3 बिल्कुल ही झूठ बोल रहे थे तीनों। Author has a bone to pick against our colloquial evocation of tribalism. Which of the following best captures? Bone to pick मतलब he has an issue. Okay, he wants to raise an issue against our colloquial evocation of tribalism. वो ये भी पूछा था अनन्या ने यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? colloquial evocation हमारा है कि outdated है ये, और ट्राइब्स जो है वो रिजिड सोशल स्ट्रक्चर नहीं है। तो ऑथर के हिसाब से ट्राइब्स रिजिड सोशल स्ट्रक्चर नहीं है।
तो कौन सा होगा इसमें? It is based on anthropological methods that are irrelevant for the present political era. It is based on anthropological, ये देखो ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा है that are irrelevant for the present, ये नहीं बोल रहा है वो, इसको हटाओ. Tribes are not rigid in the modern day society unlike in the past. वो ये नहीं बोल रहा है कि आज रिजिड नहीं है, पास्ट में रिजिड थे, है ना. पास्ट में भी मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग ही गलत है, ये बोल रहा है. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. Our colloquial evocation of tribalism is laced with misconceptions. ठीक है, misconception है ना ये सब. Scientists once believed that they were defined by the rigid, which were coercive. But years have shown that even though they are characterized by porous boundaries. तो ये सब misconception है हमारे. तो करेक्ट आंसर सी है इसमें. नहीं एग्रीड या शान? समझ नहीं आया. Agreed, sir. Agree, sir. Very good. The attribute about tribalism that the author demonstrated by citing James Boone. अब जेम्स बून को यहाँ पे इन्होंने क्यों लाए थे बीच में, ये देखिए जेम्स बून यहाँ आ गए. Speaking about American Indians, James Boone noted that each tribal population appears to toy with patterns that are fundamental. तो ये जेम्स बून बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्राइब closed structures नहीं है, they are not isolated, they look at the other tribes also and try to adopt their ways and means. ऐसा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आंसर मिलना चाहिए. There is strong rejection of, बिल्कुल उल्टा है, this is 180 degree reverse answer. Their boycott of one other practices is totally wrong. Their relatively narrow identity totally wrong. Their willingness to try extrinsic principles and patterns, easy question, easy answer. Easy था ये तो बहुत, right? हाँ सर, इजी था. Yes, sir. Easy था. Which of the following best captures the essence of author's exhortation in the last para of the passage? We could do worse. ये तो हमने डिस्कस कर लिया. We could do worse. तो इसका तो यही है, ambivalent and apt metaphor. Yes, sir. Right? Okay. तो now what we'll do is we will go to अब हम थोड़ा सा वर्बल पे चलते हैं. सर अपन ने किया था, पता है आपको, ये पैसेज क्लास कहाँ के किया अंदर. था हमने? नहीं, क्लास एग्जैक्ट पैसेज नहीं, हाँ. ट्राइब्स एंड पॉलिटिक्स सेम, वो- यही पूरा का पूरा उसका बेस यही था. अच्छा, बातें भी सेम थी. हाँ सर, क्लास तो में आपको क्या फिर था, आसानी हुई होगी उससे करने में. मतलब काफी आसानी हुई उससे. हाँ ओके ओके ओके, वेरी गुड. हाँ, तो ऐसा कई बार आपको मिलेगा. कई बार देखो रिपीट भी हो जाते हैं ये जो Yes, टाइम sir. वाला है ना. देखो मैं आपको एक बार बता दूं, ये कैरेक्टरिस्टिक. अब देखो, अब जब हम जैसे चलेंगे, अभी तो हम सारी मॉक्स वॉक डिस्कस करते रहेंगे, टाइम भी करेंगे, सीएल भी करेंगे, आईएमएस भी करेंगे. टाइम की मॉक का मैं आपको एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक बता दूं कि इसमें कई पैसेज या कई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं इनके पुराने, है ना. और मैं आप लोगों को क्लास में कई बार पुराने कराता हूँ, जो कई सारी चीजें वो पुराने मॉक से भी लेके आता हूँ. तो हो सकता है कि एक आध कुछ कॉमन निकल जाए कभी कभी. भाई ये कभी कभी डाल देते हैं. तो अब मुझे नहीं पता ये वाला एग्जैक्टली किया था नहीं किया था हमने, मैं भूल गया. नहीं सर, एग्जैक्ट नहीं था, उसका बेस सेम हाँ, था कुछ मिलते जुलते ट्राइब्स होंगे, एंड पॉलिटिक्स. मिलते जुलते होंगे, मिलते जुलते. करेक्ट. ऑलराइट, चलिए अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं. अच्छा, इनमें से आप लोगों में से कोई है जिन्होंने फर्स्ट पैसेज किया? आप चलो, राहुल जैन तो थे, और Yes, sir. किसने मैं किया भी था फर्स्ट? first. रेज योर हैंड. अच्छा, आकाश ने किया था. और Yes, sir. रेज योर हैंड. और किसने किया था फर्स्ट पैसेज? सर अटेम्प्ट्स के बाद वो सारे कर लिए थे अच्छा, जल्दी बाद जल्दी। में करके देखना. ठीक है, ठीक. तो मतलब मुझे बड़ा फर्स्ट पैसेज करने में कोई मजा नहीं आया था बिल्कुल ही. चलो अभी मैं इसको थोड़ा सा क्विकली डिस्कस करता Yes, हूँ. sir. पहले मैंने बीए भी कर लेते वही हैं, wrong choose कर लिया था. पहले बीए कर लेते हैं, है ना. तो अब ये वाला देखते हैं क्या है. फॉर एवरी प्लेजर इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू सी दैट हाउ मैटर्स मोर देन व्हाट. The highest pleasures do not merely use our distinctive human capacity, they use them for a valuable end. Someone who goes to an opera to be seen in a new dress is not experiencing the higher pleasures. Someone who reads Dr. Seuss gets a higher pleasure. Wasteland without any understanding of business. ठीक है. तो यहाँ कह रहा है कि देखो, हम जो हमारे हायर प्लेजर्स हैं, जिसको ये डिफाइन कर रहा है कि जो प्लेजर्स में आपको अपनी ह्यूमन कैपेसिटीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और यूज करना है, ठीक है, और अच्छी चीज के लिए यूज करना है, उनको हाईएस्ट प्लेजर्स बोल रहा है. ठीक है. और अगर आप ओपेरा जा रहे हो, जैसे कहीं भी किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में चले गए, सिर्फ अपनी ड्रेस दिखाने लोगों को, तो वो हायर प्लेजर्स नहीं है ना. या फिर आपने सिर्फ एक किताब पढ़ ली या एक एइयोन का ऐसे पढ़ लिया उठा के. क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि यार मेरी उससे मार्केट में अच्छी वैल्यू बनेगी, मैं लोगों के सामने बोलूंगा मैंने एइयोन ऐसे पढ़ा है, तो लोग खुश होंगे. जैसे था ना कि सरदार शबासी देगा, है ना. तो इस तरह से अगर कुछ लोग करते हैं तो वो गलत है. हायर प्लेजर्स उससे नहीं आते आप. Pleasures are meaningless when one focuses on what more than how.
ये मीनिंगलेस के इसमें कोई बात नहीं हुई है। लाइक रीडिंग टी.एस. इलियट, ये अगेन एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल पैसेज समरी में नहीं आता है ना, अनलेस इट इज वेरी क्रूशियल, तो ये हटा दो। हायर प्लेजर्स आर अबाउट हाउ रादर देन व्हाट एंड द हाईएस्ट प्लेजर्स आर बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी, ये गलत है यहाँ पे। ये तो ठीक है, चलो दिस इज ओके, बट दिस सेकंड पार्ट इज टोटली रॉन्ग। दे आर नॉट बियॉन्ड, बल्कि रादर दे हाईएस्ट प्लेजर्स दे डू नॉट मियरली मेक यूज ऑफ डिस्टिंक्टिव कैपेसिटी बट दे यूज इट फॉर अ वैल्यूएबल एंड, मतलब हाईएस्ट प्लेजर्स जो है हमारी कैपेसिटीज को यूज करते हैं अच्छे से वैल्यूएबल एंड के लिए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बोल रहा है। How one experiences pleasure is more important than what one experiences, but more importantly, higher pleasures attach greater value to human capacity. इसमें ये ठीक है, चलो ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन ये गलत है। Higher pleasures attach greater value गलत है। Higher pleasures do not attach greater value to human capacity. They utilize human capacities. They make use of human capacities. तो ये गलत दिया हुआ, distortion है। How is more important than what for any pleasure? Subsequently, the highest pleasures use human capacities for higher purpose. बिल्कुल सही तरीके से कैप्चर किया हुआ है, इसलिए इसमें डी इज द राइट आंसर। एग्री? Yes, sir. तो ये तो Yes, सही हुआ sir. होगा मेरे ख्याल नहीं से। सर, ये गलत हो गया था मेरा। आपने सी मैंने लगा दिया सी क्या? सी लगा दिया था सी सर। लगा सी? दिया था। हैं? यस सर। ओ, देखो सी में ना, सी और डी में कंफ्यूजन हो सकता था आप लोगों को, लेकिन ये जो है ना, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना था। द हायर प्लेजर्स अटैच, दूसरा हायर नहीं है वहां पे, हाईएस्ट प्लेजर लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट था इसमें, ये यहाँ पे कैप्चर किया, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना। चलो वेरी गुड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। व्हेन वी मेक डिसीजंस वी मेक मिस्टेक्स। देखो सो फार सो गुड यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि देयर इज नथिंग गुड इन अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स, है ना, मेकिंग मिस्टेक्स में गुड क्या है, तो इसलिए ये वन पे तो नहीं है। We all know this from personal experience, of course, but just in case we didn't, a seemingly unending stream of experimental evidence has documented human penchant for error. अब देखो so far so good, ये कब बोलते हैं? ये हम तब बोलते हैं जब हम बोलने वाले होते हैं कि चलो भाई अभी तक तो जो हुआ वो अच्छा हुआ, मतलब यहाँ से आप कुछ कहानी बता रहे हो, फिर आप बोल रहे हो यहाँ पे so far so good। अब आप समझ जाओ कि so far so good मतलब अभी तक तो बढ़िया है, लेकिन आगे कोई ट्विस्ट आने वाला है, ये समझ जाओ, है ना। When we say so far so good, the next sentence should definitely have some contrast or twist or something. तो अब हमें वही सेंटेंस पे ये वही जगह फिट होगा जहाँ पे अगले सेंटेंस में कोई ट्विस्ट दिखे। तो क्या हमें इस सेंटेंस में ट्विस्ट दिख रहा है? देखिए, दिस लाइन ऑफ रिसर्च डब्ड ह्यूरिस्टिक्स एंड बायसेस हैज बिकम द डोमिनेंट एकेडमिक अप्रोच, इट्स प्रैक्टिशनर्स हैव हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन दिस, देयर बुक्स दिस हैव सफ्यूज्ड। तो यहाँ पे हमें कोई ये दिख रहा है क्या कि कोई ट्विस्ट आया यहाँ पे अभी तक? बताइए, यहाँ पे इस वाले में तो कोई ट्विस्ट नहीं है, नहीं सर। है ना, तो ये सेकंड पे नहीं आएगा। अब 3 में लगाते हैं इसको। This research has been enormously informative, valuable. Our world understanding would be much poorer without it. It is not, however, the only useful way to think. अब आ गया ट्विस्ट कि so far so good, है ना, अभी तक तो सब बढ़िया है कि रिसर्च बड़ी इंफॉर्मेटिव वैल्यूएबल है और डिसीजन मेकिंग, लेकिन 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 दिस इज नॉट द ओनली यूजफुल वे। यहाँ पे आप दूसरे तरीके बताए गए। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्कूल्स ऑफ थॉट, ये और ये और ये 3 पे आराम से आके बैठ जाए। That's why I called it a little intelligent question, because अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको so far so good इस फ्रेज का मतलब थोड़ा सा समझ में आया तो आप कर सकते हो। तो ये कितनों का सही हुआ बताइए? चलो वेरी गुड, अच्छा पकड़ा आप लोगों ने, गुड, वेल डन। आइए आइए। ओके, ये तो लग रहा है करा हुआ है। यस सर, ये पहले आपने कराया था Yes, sir. ये आ गया, रिपीटेड आ गया एक बार। यस। Experiments have shown that fewer words students use to summarize the idea, the more likely they are to remember, and this is because creating summaries forces you. These findings may also explain why it is better to take notes with a pen and paper rather than using a laptop. Writing by hand is slower than typing and forces to be more concise. यहाँ पे 2 आइडिया दिए गए। एक तो आप समराइज करो किसी चीज को, और समराइज के साथ साथ आप उसको राइटिंग में लिखो हाथ से, तब जाके वो चीज आपको दिस इक्वल टू रिटेंशन बहुत बढ़िया तरीके से याद रहेगी, है ना। एक तो समरी बनाओ और दूसरा वो समरी भी हाथ से बनाओ, ना कि लैपटॉप पे बनाओ। ओके, तो ये 2 आइडिया जहाँ पे भी आएंगे वो हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो यहाँ कह रहा है यू आर मोर लाइकली टू इफ यू नोट देम बाय हैंड, ठीक है, एज पीपल आर मोर कंसाइज देन राइटिंग बाय हैंड, ये गलत दिया है, ये इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया है।
you are more likely if you summarize them, and you summarize better when you write by hand instead of type. तो you summarize better by writing by hand, या फिर ये है कि writing by hand is slower than typing and forces you to be concise. तो ये नहीं दिया हुआ है ना. Summarize better when you write by hand नहीं है, it's slower. ठीक है. तो इसलिए इसमें you are more likely if you summarize them and then you summarize better than you write by hand. तो ये गलत है इसमें better. Creating summaries and paraphrasing forces you to think deeply. Again, इसमें writing by hand वाली बात नहीं है इस वाले में. The shorter you summarize, the better you will remember, and writing instead of typing helps you create shorter. तो इसलिए ये करेक्ट है. तो इसमें देखो डी और बी में थोड़ा डाउट किसी को हो सकता है. हुआ था क्या? हाँ थोड़ा सा हुआ मैंने था सर। हाँ सर, ये थोड़ा कर सा लिया. हुआ था, बट ये कि डी थोड़ा सही लग रहा था. नहीं देखो समराइज बेटर नहीं है. ठीक है. राइटिंग हेल्प्स यू क्रिएट शॉर्टर समरीज, है ना. यहाँ पे हम समराइज बेटर की बात करें तो हो सकता है ये बेटर समराइज बड़ा भी हो. बेटर मीन्स व्हाट? बेटर इज नॉट इक्वल टू शॉर्टर. ठीक है. ये क्या बोल रहा है कि राइटिंग से वी क्रिएट बेटर समरीज. तो बेटर इज नॉट इक्वल टू शॉर्टर समरीज, जबकि ये बोल रहा है कि हैंड इज राइटिंग बाय हैंड इज स्लोअर एंड फोर्सेज यू टू बी मोर कंसाइज. तो राइटिंग मेक्स यू राइट शॉर्टर समरीज, एंड दैट्स व्हाई राइटिंग create shorter summaries is correct, and not writing creates better summaries is not correct. So B और D में I hope you understand the difference, right? बहुत ही अच्छा subtle point है ये. और A में you are more likely if you note them writing by hand than typing, as people are more concise than. Again, इसमें तो summary की तो बात ही नहीं हुई है. आपने तो सिर्फ ये बोला कि typing मत करो, हाथ से लिखो क्योंकि आप concise होते हो, लेकिन summary की तो बात ही नहीं हुई है इसमें, इसलिए ये गलत है. Okay, now this one was not very difficult question, है ना. Yes. मैं halfway through the show, मैंने at the end of the show, ये तो बहुत clearly linked है 2 और 4. और jazz isn't dead. Frank Zappa said it just smells funny. Zappa might have pointed to the music of the London-based trio. Once से start करेंगे at the Montreal International, the fiery saxophone of Shabaka, Dan Levers. ये trio आ गए क्योंकि इसने यहाँ पे trio को introduce किया और ये trio आ गए यहाँ पे third sentence में. And then halfway through the show and then end of the show. So this was a easy jumble, isn't it? Very easy. Very good. Yes sir. ये भी कोई मुश्किल नहीं था, है ना. For most of Homo sapiens 200,000 year history, it shared the planet with several cousins. Unless creatures such as Yeti and Bigfoot turn out to be the only kind of human is Homo sapiens. The most famous किसको रेफर कर रहा है? ये cousins को, है ना. तो ये 4 और 2 linked हैं यहाँ. और unless creatures such as Yeti turn out to be real, the only kind of human in modern world is Homo sapiens. But that is only recently true. For most of this history, it shared the planet several times. तो ये कह रहा है, देखिए ये यति और बिगफुट करके कोई मिथिकल क्रीचर्स है. अगर ये रियल नहीं है तो मॉडर्न वर्ल्ड में होमो सेपियंस इज द ओनली काइंड ऑफ ह्यूमन, है ना. एंड लेकिन ये रिसेंटली ट्रू है. पहले के जमाने में हमारे बहुत सारे कजिन होते थे और उसमें से निएंडरथैल्स मोस्ट फेमस थे. तो करेक्ट आंसर इसमें 1 है. दिस डजंट हैव एनी सेंस. इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे इस पैराग्राफ. तो ये भी इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से. भले आपने ऑर्डर नहीं बना पाए हो, लेकिन क्वेश्चन इजी था, isn't it? ये भी अपन ने कर रखा है. कर रखा है. हाँ, इसको भी कर हाँ. रखा है. ठीक है, वेरी गुड. तो मतलब हम इंपॉर्टेंट आइटम सारे कर लेते हैं पहले ही. Yes sir. All right. Thomas Piketty's capital in the 21st century ignited a furious debate about inequality in the rich world. He focuses on. तो ये वाला independent statement है. Yet that disparity dependent statement, he dependent statement, similar trends dependence. तो start तो 1 से ही कर देंगे, है ना. Thomas Piketty has ignited a furious debate. अब क्या आएगा? 4-2 तो आ नहीं सकता. He right. ही और ये तो लिंक करने ही पड़ेंगे हमको, मैंडेटरी पेयर. फिर उसके बाद में सिमिलर ट्रेंड्स. तो सिमिलर ट्रेंड्स किसके जैसे? अमेरिका के जैसे. तो 2 पहले आएगा, 4 एंड में. ये भी इजी था सर. नहीं, ये भी easy. और उसमें मेरे को है ना दोनों में कंफ्यूज हुआ था. किसमें? 1342 और 1324.
1 3 4 2 देखो इसमें अब हाँ आपको फिर एलिमिनेट करा मैंने। हाँ इसमें देखो कैसे होगा एलिमिनेट। आपने 3 में लिखा है कि ही फोकसेस ऑन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजिंग द अनइक्वल पेज लेस गोइंग डिस्पेरिटिंग वेजेस ओवर 3 डिकेड्स सिमिलर ट्रेंड्स कैन बी सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये इन दोनों में तो आपस में कोई लिंक ही नहीं है। सिमिलर ट्रेंड्स किस जगह जैसे कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सम ट्रेंड्स इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच इज दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अमेरिका यस सर। राइट। तो इसलिए 2 पहले ही आना पड़ेगा 4 के। तो इस तरह से सोचो आप। ये भी बहुत इजी था है ना। Yes, बिसाइड्स sir. पोर्ट्रेट दे आल्सो परफेक्टेड द आर्ट ऑफ कार्विंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। किस पीरियड ये पीरियड भी दिया हुआ है तो 3 से स्टार्ट कर देंगे। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक पीरियड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर्टिस्ट लर्न टू एक्सप्रेस देयर कल्चरल वर्ल्ड व्यू। फिर उसके बाद में बिसाइड्स पोर्ट्रेट्स मतलब कि कहीं पे पोर्ट्रेट बन रही है तो ये पोर्ट्रेट बन रही है तो 3 के बाद में फिर 2 आ गया फिर 5 आ गया और फिर उसके बाद 1 आ गया है ना। और उसके बाद में 4 जो है और आउट हो गया क्योंकि 4 में तो कुछ और ही बात हो रही है। किंग ऑफ इजिप्ट वाज बिकेम अ लिविंग गॉड who ruled absolutely and could demand services। इसका कोई सेंस ही नहीं है इस पैराग्राफ में राइट। तो ये Yes. रहेगी। हाँ ये भी इजी था। किलिंग एन एनिमी विद एन एरो रिक्वायर्ड हिटिंग अ वाइटल ऑर्गन। इंडियंस वैल्यूड द flintlock less for terror it instilled than for power. Unlike arrows which needed a clear path, bullets could pass through the camouflage even thickets। तो इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे। Arrows shot from long distances could be shot, musket balls could not. The damage inflicted by a bullet wound was far greater than that of arrow. Killing an enemy with an arrow required hitting a vital organ. By contrast, तो by contrast यहाँ पे है क्या contrast? अगर देखो यहाँ 2 में नहीं आता तो then that means इससे कोई इसका कुछ contrast दिखना चाहिए। Damage inflicted by a bullet wound was far greater than that of an arrow. By contrast, when a lead ball struck its victim, it carried 6 times more kinetic energy than an arrow expanded to the size of a large fist and left behind a medical disaster। तो ये क्या ये कॉन्ट्रास्ट किलिंग एन एनिमी रिक्वायर्ड हिटिंग अ वाइटल ऑर्गन। बाय कॉन्ट्रास्ट लेड बॉल जब भी कहीं विक्टिम को स्ट्राइक करती है तो इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो कहीं पे भी लगे। एरो से मारने में आपको उसको वाइटल ऑर्गन पे हिट करना है लेकिन कॉन्ट्रास्ट अगर देखोगे लेड बॉल कहीं भी लगे वो विक्टिम को ढेर कर देगी। तो ये आराम से 2 पे आके बैठ जाएगा क्योंकि यहाँ पे किलिंग एन एरो रिक्वायर्ड हिटिंग अ वाइटल ऑर्गन अ डायरेक्ट हिट ड्रॉप एन एनिमी ऑन इट्स ट्रैक्स। ये डायरेक्ट हिट नॉट एरो की नहीं है ये लेड बॉल की है ठीक है। गनर्स कुड लोड देयर वेपन्स। तो अगर आपने यहाँ पे एरो वाला यहाँ पे लिखा है तो ये सेंटेंस एरो का होना चाहिए तो इसलिए गलत है 2 पे आएगा। एग्रीड। Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट ग्रेट। तो इसमें से 8 में से मेरे ख्याल से कई लोगों के 7 सही है किसी के 6 सही है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे मॉडरेट इजी और मॉडरेट ही मोस्टली लग रहे थे। मे बी मे बी So fair, so good वाला वो पहला जो था वाला better completion. ये वाला थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा समझदारी वाला क्वेश्चन था। इसको हाँ, थोड़ा yes, सा डिफिकल्ट बोल सकता हूँ मैं है ना क्योंकि सेंटेंसेस थोड़े इसमें लंबे लंबे थे। मे बी दिस वाज अगेन अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। तो ये 2 क्वेश्चन अगर आप छोड़ दो तो बाकी ये ज्यादा इजी थे। ऑलराइट लेट्स नाउ क्विकली देख लेंगे ये वाली आरसी। इसमें कुछ ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं आपको क्योंकि मैं खुद मतलब इसमें बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं था इसको करके तो मजा नहीं आया था ऐसा। तो जो आप रीजंस कैन किल बुरिडन्स एस। कोई बुरिदन करके नाम होगा उसका बेचारे का जो गधा था ना वो सोचता रह गया। वो सोचता रह गया 2 इक्वल हे स्टैक्स मतलब जो उसके पास चारे के झुंड पड़े हुए थे तो वो कहाँ कौन सा जाऊं समझ नहीं आ रहा। अनरीजनिंग इम्पल्स एक की तरफ भी बढ़ लेता तो खा लेता बच जाता। तो ह्यूमन काउंटर पार्ट्स भी हैं जो कि स्ट्रक विद रीजन थ्रू ऑब्स्टिनेसी इनटू एरर जो कि सोचते रहते हैं क्या करें क्या नहीं करें। एवरीवन नोज द जोक which opens Stephen Hawking about the old woman who told a lecturer the world rested on turtles all the way down. Anaximander, whose reasoning on this problem is earliest recorded, argued that planet was unsupported because there was no reason for it to move. इस तरह से कुछ बातें बताई जा रही है इसमें। Yet we keep returning to reason precisely because it occupies the middle place. एक तरफ skepticism होता है मतलब डाउट और दूसरी तरफ enthusiasm होता है excitement. When we distrust passion because it is too subjective or reject authority because it has no input of our own, we flee to reason. तो पैशन मतलब इमोशन सब्जेक्टिव है
या अथॉरिटी कोई हमें बोल रहा है ऐसा करो क्योंकि उसमें हमारा इनपुट नहीं है ना, तो हम दोनों चीजों को रिजेक्ट कर लेते हैं, तो हम रीजन की तरफ आ जाते हैं। ये क्वेश्चन, मैं सीधे क्वेश्चन पे चले जाता हूँ। ये क्वेश्चन ये वाला है, राइट, एंड्स ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे इसने बोला है ना, एंड्स ऑफ द सिस्टम कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे? Yet we keep returning because they occupy the middle place. Revisited point on the swing of the pendulum begins when we distrust passion, we flee to reason. We curve back to center as a way of telling truth. Relies on our dissociative comparison, extremely approved. Middle is often a secure place. Fulcrum is the rest violent the oscillations at the either end of the system. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें हमने ट्रूथ एंड फॉल्सहुड गलत हो गया और ये गलत हो गया। इन दो में एक में कंफ्यूजन था, इमोशन एंड इम्पोजिशन, है ना, एंड डिल्यूजन एंड इंट्यूशन। तो अब आप देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, ये पैशन जो है ये इमोशन होता है और ये अथॉरिटी इम्पोजिशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसने डिल्यूसिव बता दिया, अबैंडन सेल्फ परसेप्शन एज डिल्यूसिव, एंड इनसाइट को इसने बता दिया इंट्यूशन। तो ऐसे इसने कंफ्यूजन करने की कोशिश की है। बहुत ही बेकार क्वेश्चन है अगर मेरे से आप पूछोगे तो। तो ये दोनों को हटा सकते हैं, डिल्यूसिव और इनसाइट ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इमोशन और इम्पोजिशन, ठीक है। रीजन जो है वो आपको व्हेन वी डिस्ट्रस्ट पैशन मीन्स इमोशन एंड रिजेक्ट अथॉरिटी मीन्स अथॉरिटेरियनिज्म, इम्पोजिशन, वी फ्ली टू रीजन। तो ये वाला आंसर इसमें करेक्ट है, इमोशन एंड इम्पोजिशन। ये इजी क्वेश्चन था इसमें एक, isn't it? Central idea of the passage. Substantiated reason has always been, ये नहीं था। Discredit reason, explore the reasons for proclivity of humans for being reasonable. Yes, कि इंसान रीजनेबल हो क्यों नहीं की कोशिश क्या करता है, उसका रीजन है ना, प्रे एंड कौन नहीं है, प्रोज एंड कौन। ऑलराइट, yet we keep returning to reason। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अलग ही लगा है, मतलब कुछ अजीब ही लगा है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, yet we keep returning to reason। तो imply that reason attracts us even though there is no reason for being unreasonable। ऐसा तो नहीं है, यही है क्या? हो सकता है ये भी हो, there is no reason for being reasonable। हाँ, ये हो सकता है। Reason attracts us even though there is no reason for being reasonable। It is the fulcrum of human thought and therefore a safe place to be in। ये literally ले लिया हमने। Reason can be dangerous, dangerous तो नहीं बताया गया है, despite the fact that many people subscribe to it। It is foolish to embrace reason since history is replete with example of failure। I mean, तो ये बेकार है। करेक्ट आंसर इसमें ए दिया हुआ है, लेकिन कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इसके ऑप्शन भी बेकार वर्डेड है। So in all, this is not really good and well thought of passage and also well thought of questions and options। Hastily, जल्दी में किसी ने ये पैसेज बनाया है, that much I can tell you without giving due thought on this। ये क्वेश्चन मतलब बड़े वेग से, ऑप्शन भी बड़े वेग से हैं और ऐसे बनेंगे ना। आप वही अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, you will find in every mock you will find some passage, some question, some option which are very vague, not really well thought of। And of course I'll try to keep flagging it out to you। of course not to take away anything, अगर आपने सही किया तो ठीक है, that credit goes to you। but जैसे क्या होता है कि अब आप हमने दूसरा तीसरा चौथा पैसेज किया, ठीक है, उसमें बहुत क्लैरिटी है और हर चीज एकदम कॉन्क्रीट है ना। वैसा इसमें मुझे मिल नहीं रहा, मतलब बड़े बेकार से यूजलेस से आंसर दिए मैं। द क्वेश्चन इज रीजन रीजनेबल अराइजेज आउट ऑफ, मतलब ये तो बहुत ही वेग सा क्वेश्चन है ऑनेस्टली। इज रीजन रीजनेबल, ये इसने यहाँ लिखा हुआ है, दिस सजेस्ट अ डिसआर्मिंग क्वेश्चन, इज रीजन रीजनेबल, ठीक है। डू वी लाइक इट बिकॉज ऑफ अ साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन, इंस्टिंक्ट एंड इंक्लिनेशन which is itself irrational or beyond reason, we are led to reason because it trusts, because we tweak its conclusion to suit us, or believe that reason can never err, or inclination for being comfortable with rationality। ये लग सकता है,
proclivity to find satisfaction with external validation. External validation कोई बात नहीं हुई है इसमें. The existence of logical basis for our love of human, कुछ नहीं. देखो करेक्ट आंसर उसने ये दिया हुआ है. I'm not even putting my head here in this one. Okay, so because I really don't find it worthwhile breaking my head on this. So that brings us to an end. Mock was not, I mean, I would say it was moderate, rather easy to moderate. Fourth and third passage were easier. Second maybe थोड़ा सा आपको challenge आया ट्राइब और उसमें. VA was of course quite easy. तो आप लोग VA में अगर 8 में से आप 6 कर गए और अगर आपने 2 RC करी है और उसमें 6 करेक्ट हो गए हैं तो आपका स्कोर हो गया है 12 करेक्ट मीन्स 36 माइनस आपका जो गलत आपने सब 2 गलत कर दिया RC के और 34 और अगर 3 माइनस नेगेटिव हो गया तो 33. तो 33-34 आपका है. तो 33-34 पे आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे देखते हैं हम क्या परसेंटाइल बनता है. हमारा अगर हम 33-34 पे खड़े हुए हैं तो 300 मीन्स ज़्यादा नहीं बन रहा भाई. 95 परसेंटाइल बन रहा है ना क्योंकि 5500 लोगों ने किया है. तो 33 पे आपका 95 परसेंटाइल बन रहा है अगर आपने 12 करेक्ट किए. बताइए भाई किसने कितने करेक्ट किए हैं फिर आपको परसेंटाइल बता देता हूँ. यस सुनील. सर आरसी में 6 सही है और वीए में 5. किसमें 6 सही है RC में. 2 करे थे मैंने और वीए ठीक है करे थे तो 11 सही है. 11 तो आपका स्कोर तो 31 आप यहाँ पे आ जाओगे करीब 93 परसेंटाइल. ठीक है जी चलो. आकाश. अच्छा आकाश नहीं है. अनन्या 3 RC करी कि 2. सर 3 फर्स्ट RC कर दिया आपने. नहीं 2 3 4 3 अच्छा RC करी है. 3 RC वेरी गुड. तो कितने सही हुए. और सर मेरे 9 राइट हैं. वेरी गुड. और ये में आई डिडंट गेट टू अटेम्प्ट मेरा टाइम अप हो गया. अच्छा ओ यू डिडंट गेट टू अटेम्प्ट एट ऑल. नो सर. ओके कोई बात नहीं. तो अभी हम टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी में भी डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे वो करना है ना. हाउ डू वी नीड टू स्पेस आवरसेल्व्स ये हम डिस्कस करेंगे. अभी ठीक है कोई बात नहीं. अभी तो स्टार्ट हुआ है आपका तो हो जाएगा इम्प्रूवमेंट. यस शुभांशु. सर 11 क्वेश्चन करे, एक गलत किया, एक छोड़ा आरसी में. और वीए के अंदर मैंने 7 करे, एक गलत हुआ. तो करेक्ट कितने हुए. 15. टोटल 11 प्लस 6 10 प्लस 6 16 हो गए. 16 सही हुए. 16 सही हो गए. वेरी गुड. तो आपका मतलब 45 तो स्कोर आ जाएगा करीब करीब है ना. तो 45 स्कोर आपका आ गया तो आपने तो हिट कर दिया फिर यहाँ जैकपॉट. 5 मिनट ज्यादा लिए पर सर मैंने एग्जैक्ट 40 में नहीं करा. चलो तो 43-42 ले लेते हैं. ठीक है दैट्स अ वेरी गुड. व्हाट अबाउट सर 27 मार्क्स पे कितने. 27 या 27 पे तो भाई आपके 27 ही है. 27 पे आपके 90 परसेंटाइल से थोड़े कम हो जाएंगे. 89 परसेंटाइल. तो अभी इम्प्रूव करना है हमको. 95 यस सर. है ना. यस पूर्वी. सर 6 and 5. 11 ओके. तो रफली आपकी 95-94 पे होगा. ठीक है. प्रखर. ठीक है प्रखर अभी भी बोल रहे. राहुल. सर 12 करेक्ट है. 12 करेक्ट है. तो चलो आप वही आ गए 95 पे करीब आ गए आप. राहुल हो गया. अच्छा समिति. सर टोटल 9 करेक्ट है. 9 करेक्ट है. ठीक है कोई बात नहीं. चलिए तो कोई बात नहीं. जितने भी हैं फर्स्ट टाइम हमने अभी अटेम्प्ट किया है वी विल डेफिनेटली स्केल अप. बट आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा और अभी धीरे धीरे गोइंग फॉरवर्ड इम्प्रूवमेंट आएगा. सो बिफोर वी वाइंड अप एनी क्वेश्चंस और एनी थॉट्स दैट यू वांट टू पुट, एनी डाउट्स बिफोर वी वाइंड अप. तो कैट में डिफरेंट होता है स्कोर. नहीं कैट में डिफरेंट होता है मतलब कम हो जाता है. मतलब नहीं परसेंटाइल ज्यादा हो जाता है सेम स्कोर. हाँ परसेंटाइल ज्यादा. हाँ वो तो है. करेक्ट. ठीक है चलो ऑल राइट. तो अभी चलने देते हैं. कीप प्रैक्टिसिंग कीप डूइंग द असाइनमेंट्स एंड ऑल. सर वो आप PDF से हाँ PDF शेयर कर दें. यस. ऑल राइट गाइस थैंक यू सो मच. देन वील मीट टुमारो. बाय बाय. बाय सर.
थैंक यू सर।